ओके ओके सो मुझे एक क्वेश्चन पूछना था बेसिकली आपसे। अच्छा एक बात बताइए, आप में से किस किसने हैरी पॉटर देखी है? किस किसने हैरी पॉटर देखी है? वार्नर ब्रोस। हाँ, तो उसमें एक सीन आता है बेसिकली जहां पर मैडम प्रॉम्फे एक बात कहती हैं। जब वो टीचिंग करती हैं हमारी, हम बात करते हैं द आर्ट ऑफ डेविएशन वो पढ़ाती हैं बेसिकली हॉगवर्ट्स में। तो उस टाइम पे वो एक बात कहती है, ब्रोडन योर माइंड्स। क्या बोलती हैं? ब्रोडन योर माइंड्स। तो आज मैं ना आपको, जो ये पर्सन है जॉर्ज विलहेल्म फ्रेडरिक हीगल सर एंड मैम, मैं चाहता हूं कि आज इसको स्टार्ट करने के पहले आप ये करें, ब्रोडन योर माइंड्स। व्हाई? क्योंकि भाई सर एंड मैम, ऐसा माना जाता है कि ही वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट आइडियलिस्ट थिंकर एवर वॉकड ऑन दिस अर्थ, राइट? सबसे बड़ा नाम है इनका आइडियलिज्म की दुनिया में, समझ गए आप? तो जब आइडियलिज्म की बात आती है ना, तो इसमें कोई रोक टोक नहीं होती है। आइडियलिज्म मीन्स आपके इनफाइनाइट लेवल तक जाकर के आप सोच करके आ जाओ, राइट? तो आज इसी इन्हीं की बात करेंगे हम। बेसिकली इनका द आइडिया ऑफ माइंड, उसके अलावा इनके इन्फ्लुएंस किसके थे, है ना? स्पिरिट गाइड्स क्या होता है, डायलेक्टिकल मेथड ऑफ हीगल, राइट? द यूज ऑफ डायलेक्टिकल मेथड। अब देखिए बेसिकली होगा क्या कि सर मैम, फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, थ्योरी ऑफ स्टेट, टोटलिटेरियन फीचर्स। तो यूपीएससी का जो पीएसआईआर है सर मैम, अलोंग विद दिस यूजीसी नेट का जो जेआरएफ है, समझ गए आप? यूजीसी नेट जेआरएफ, तो दोनों के लिए ये बहुत जरूरी आपके टॉपिक होगा। एंड सर मैम, इसके अलावा आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, पॉलिटिकल साइंस या फिर फिलोसफी, उसके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट। अब रही बात की भाई अब आगे जाएंगे कैसे, हाउ वी विल प्रोसीड, राइट? तो सर मैम, एक और चैनल है लर्निंग मंत्रा विद वैशाली भाटिया, तो उनका चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो जो मेरी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स की सीरीज है, अलोंग विद दिस आपको वो वाली जो सीरीज है जो मैम ने बनाई है, वो जाकर के देखनी है। इस तरीके से आपके पूरे WPT के जो आपके वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, वो सारे कवर हो जाएंगे, राइट? अब तक मैंने काफी सारा यहाँ पे करा दिया है और आपको वो जाकर के देखना है ना? तो अभी तक हम सोक्रेटिस से लेकर के, उसके अलावा हम जब बात करते हैं सर हम कन्फ्यूशियस, प्लाटो, एरिस्टोटल, है ना? हमने और क्या क्या, जीन जोकोस रूसो कर लिए, हमने जेस मिल कर लिया, है ना? तो ये सब पूरे कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट थ्योरिस्ट हम कर चुके हैं, राइट? हम थॉमस हॉब्स कर चुके हैं, हम मैकियावेली कर चुके हैं सर मैम। एक बात बताता हूं आपको, ये सब बहुत पैसे लेंगे लोग आपको पढ़ाने के, मैं सच बता रहा हूं आपको। एक बार ट्रस्ट करके इनको एक बार देखें यहाँ पे ना, इतने हाईली रिसर्च, एक एक वीडियो रिकॉर्ड करने में सर मैम 15-15 दिन जा रहे हैं। यस, बहुत हाईली रिसर्च्ड लेक्चर है सर मैम, ये बहुत बहुत ज्यादा हाईली रिसर्च। आई वांट टू इंश्योर यू दैट यू विल नेवर नीड एनीवन एल्स या फिर समवेयर एल्स, कहीं भी जाने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, अगर आपने ये वाले लेक्चर्स अच्छे से फॉलो कर लिए फॉर द WPT एंड बाकी के एग्जाम्स, या फिर बाकी की जो टॉपिक्स हैं, बाकी की जो जब हम बात करते हैं सेगमेंट्स हैं, वो सारे आप जाकर के इस वाले चैनल पर देख लेना, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है ही, राइट? आगे बढ़े। चलिए, लेक्चर स्टार्ट करने के पहले क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, आप बताना इसका आंसर। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई देखिए, अर्थ का या फिर इस यूनिवर्स को बनने के पहले क्या हुआ करता था? बिग बैंग थ्योरी आपने पढ़ी है, लेकिन बिग बैंग थ्योरी के पहले के है ना सर, ये तो बिग बैंग थ्योरी के पहले के हैं, बहुत पहले के हैं, है ना? अभी टाइम पीरियड, इनकी बायोग्राफी, सब कुछ देखेंगे इसके अंदर। बट आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन, बताना आप, आपको पता चलेगा द लेवल इस बंदे का क्या था। शक्ल से बड़े थोड़े डरावने लगते हैं, बट दिमाग बहुत जबरदस्त इस बंदे का, राइट? अच्छा बात कर, तो मैंने आपसे पूछा कि इस यूनिवर्स के बनने के पहले क्या हुआ करता था, राइट? मैटर, राइट? मैटर के पहले क्या हुआ करता था? ये कहते हैं कि भाई इस दुनिया में ना माइंड हुआ करता था। क्या हुआ करता था? माइंड। अब देखिए, अब जैसे आप कहते हैं कि सर एंड मैम कि भाई धरती पे तो जान बहुत, ह्यूमंस के अलावा और भी बहुत सी चीजों में है ना? प्लांट्स में है, एनिमल्स में है, लेकिन ये कहते हैं कि ये जो माइंड है, ये माइंड तो है लेकिन ये सेल्फ कॉन्शियस नहीं है। ये अभी मैं बताता हूँ कनेक्शन किस तरीके से बिठाया जाता है, कनेक्शन किस तरीके से बिठाया जाता है, अभी आपको पता यहां पर चलेगा। ये कहते हैं ये जो माइंड है ना, ये मान लेते हैं हम, ये आपके एनिमल्स में है, ये आपके प्लांट्स में है, लेकिन ये सेल्फ कॉन्शियस नहीं है। एंड इसका गोल क्या है बेसिकली? इसका गोल सेल्फ कॉन्शियस होना ही है, ठीक है? इनकी आइडियलिस्ट थ्योरी। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? अपने बारे में जानना, राइट? तो ये पता है क्या कहते हैं कि जब से ह्यूमन इस अर्थ पे आए हैं, तब से ये इस माइंड को सेल्फ कॉन्शियसनेस प्राप्त करने का मौका मिला, है ना? तो जो ह्यूमंस की जो द थ्योरी ऑफ हिस्ट्री है ना, द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है ह्यूमंस का। अच्छा, आपने एक बुक है होमो सैपियंस, ठीक है? ये किसने लिखी है? नोवा, ये जो हमारे नोवा
युval नोआ हरारी, राइट, इन्होंने लिखी है। इट्स अ ब्रिलियंट बुक, अगर आपको पढ़नी है तो पढ़ सकते हैं, राइट। टेलीग्राम पे आ जाना, शेयर कर दूंगा। इसमें बेसिकली बताया गया है कि ये ह्यूमन एंथ्रोपोलॉजिकली किस तरीके से बने, राइट। हमें कनेक्शन इसलिए क्रिएट करता हूं ताकि आपको ना कॉम्प्रिहेंसिव पर्सपेक्टिव मिल जाए इसको लेकर के। कहीं नहीं बताया जाएगा आपको इस तरीके से, क्योंकि चीजें बचाते हैं ना सर में, फिर वो पेड़ में क्या बेचेंगे भाई, है ना। हम तो ऐसा करते नहीं। देखिए, जस्ट जैसे पहले आपके एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, फिर कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, राइट, फिर टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, इस तरीके से बताया गया है ना इस बुक के अंदर भी, बताया गया है ना। व्हाट इज दिस? दिस इज एन एंथ्रोपोलॉजिकल इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस एंड ह्यूमन हिस्ट्री। तो उसी को ये बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हमारे हीगल साहब, ये बोलते हैं कि सर एंड मैम, ये जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है ना, यही सेल्फ कॉन्शियसनेस की भी प्रोसेस है। दिस इज द प्रोसेस जहां पर माइंड सेल्फ कॉन्शियसनेस को अचीव करता है। तो किस ब्यूटीफुली तरीके से इन्होंने सेल्फ कॉन्शियसनेस की प्रोसेस को ह्यूमन हिस्ट्री या फिर ह्यूमन इवोल्यूशन की प्रोसेस या फिर थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन से कनेक्ट किया, है ना। ऐसी बहुत सी चीजें हैं आपको आने वाले टाइम में पता चलने वाली है सर मैम। एंड नोट्स की बिल्कुल भी चिंता मत करना, टेलीग्राम ग्रुप ना सर मैम, वहां पर हमारे इनिशिएटिव चलते हैं, बहुत जबरदस्त इनिशिएटिव चलते हैं, हैंड होल्ड गाइडेंस हम वहां पर प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो जाकर के उसको ज्वाइन करो आप एक बार, आपको पता चलेगा बेसिकली द लेवल ऑफ गाइडेंस क्या है वहां पर, है ना। तो एक बार जाना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सर मैम, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, स्टार्ट करते हैं। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग आई वांट टू मेक श्योर कि सर एंड मैम कुछ बातें, देखिए कुछ नोट है सर एंड मैम। देखिए, सबसे पहले तो आई विल डेफिनेटली कवर द कार्ल मार्क्स आल्सो वेरी सून। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, राइट। नेक्स्ट इज, डू नॉट just take the screenshots, and I want to ensure you that do not take these lessons lightly sir and ma'am. Do not take these lessons lightly, right? These are very important and very authentic. The next one is, the last one is, focus on what I am saying actually, because this is the most important thing. Why? Because देखिए, एक लिमिट होती है ना यार हर चीज की, स्लाइड्स बनाने की, नोट्स प्रोवाइड करने की, बट सर एंड मैम जहां से वी हैव कलेक्टेड ऑल द इंफॉर्मेशन, द ऑथेंटिक सोर्सेस, they do not have any limits, right? So all which I am trying to convey is that कि सर मैम जो बोलता हूँ ना उस पर ज्यादा फोकस आप करना, नोट्स वगैरह आपको सब मिल जाएंगे, बट दिस इज द नोट विच आई वांट टू कन्वे, राइट। स्टार्ट करते हैं। ओके, सो एज आई सेड सर एंड मैम कि भाई मैं बोलता हूँ उस पर ज्यादा ध्यान आप दीजिएगा, बहुत फायदा आपको मिलेगा, आई गारंटी दैट, राइट। बात करते हैं, देखिए ईगल ना ऐसे पर्सनालिटी हैं जिनको वन ऑफ द फाउंडर बोला जाता है, बेसिकली द फादर बोला जाता है, बेसिकली द फादर ऑफ एब्सोल्यूट आइडियलिज्म। क्या बोला जाता है? एब्सोल्यूट आइडियलिज्म का फादर बोला जाता है इनको, ठीक है। इन्होंने हर हद पार कर दी आइडियलिज्म को लेकर के। हीगल को पहले क्यों पढ़ते हैं हम? इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इनके बाद आने वाले सारे के सारे पॉलिटिकल थिंकर्स, फिलोसोफर्स जो हैं सर एंड मैम, वो हीगल को या तो कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे या सपोर्ट करेंगे, समझ गए आप। जैसे बोला जाता है ना, किसके लिए? द वेस्टर्न फिलोसफी के लिए, कि वो फुट नोट है किसकी? प्लेटो एरिस्टोटल की, राइट। उसी तरह ही माना जाता है हीगल का भी इंपॉर्टेंस, समझ गया। एंड इमानुएल कांत का नाम सुना होगा ना आपने, इमानुएल कांत का, राइट। इमानुएल कांत इज वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल थिंकर एवर सेट फुट ऑन दिस अर्थ, राइट। लेकिन उस लेवल का थिंकर माना जाता है किनको? हीगल को। किनको? हीगल को। बस इसलिए हम यहाँ पे पढ़ेंगे, देखिए बहुत सारी चीजें हैं। एंड एक जरा सी मेरी रिक्वेस्ट है असल में, अगर इस वाले लेसन को आप देख रहे हैं ना, तो प्लीज एंड तक देखना, क्योंकि एंड तक नहीं देखोगे तो अभी चले जाए वाला आप, ठीक है। अभी आप छोड़ सकते हैं, बट अगर आप इसको एंड तक देखेंगे ना, तो आई गारंटी यू, यहां पर मैं लिख के देता हूं सर मैम आपको, कि कुछ भी नहीं छूटेगा, कुछ भी 1% भी नहीं छोड़ूंगा मैं इसके अंदर आपको, राइट। कोई भी भाई कसर मैं यहाँ पे छोड़ूंगा नहीं इसको पढ़ाने में, तो बस आप भी मत छोड़ो कोई कसर इसको अंत तक देखने के लिए, राइट। डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ लेना, आगे बढ़े। तो अच्छा, ये कुछ मत पढ़ो, अभी मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा, सब समझ में आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा अपने आप, ठीक है। मैजिक दिखाऊंगा अभी आपको मैं। बात करते हैं कि तो 1770 से लेकर के सर मैम ये सब कुछ लिखा हुआ है मैंने, लेकिन मैं लिख के इसलिए बता रहा हूँ ना, याद रहेगा आपके, राइट। सब कॉन्शियस में एंड कॉन्शियसनेस के पीछे ही तो पड़े हुए हैं, कौन? हमारे हीगल साहब। हीगल साहब किसके पीछे पड़े हुए हैं? कॉन्शियसनेस के। अब बात करें तो ये कौन सा टाइम पीरियड है? रिमेंबर फ्रेंच रेवोल्यूशन, हमने बात करी थी इसको लेकर के, बहुत सारे रूसो की भी है ना, उसके पहले मैंने और भी बहुत सारी चीजें करी थी। देखिए क्या बोला जाता है इनको, अलोंग विद अदर जो जर्मन थिंकर्स थे, जैसे आपके इमैनुअल कांत हैं, शीलिंग्सो हैं, है ना, ये क्या थे? ये वर द चिल्ड्रंस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्या बोला जाता था इनको? द चिल्ड्रंस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अच्छा, अब एक बात बताता हूं आपको, आपने इंग्लैंड के थिंकर्स के बारे में सुना होगा, ग्रीस के थिंकर्स के बारे में हमने बात करी है ना,
फ्रांस के थिंकर्स के हमने बारे में बात करी है, लेकिन सर मैम ये तो बहुत हाईली डेवलप्ड स्टेट थे उस टाइम पे, ठीक नहीं? देखिए जर्मनी ना, जर्मनी की हिस्ट्री इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग हिस्ट्री इन द वर्ल्ड। जर्मनी की हिस्ट्री बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे हैं इसकी हिस्ट्री में, एंड एग्जैक्टली लाइक दैट कि भाई ये बहुत बैकवर्ड था व्हेन इट कंपेयर्स टू दीज, राइट? बहुत बैकवर्ड एंड फ्यूडल था, फ्यूडल, रिमेंबर फ्यूडल। तो इसमें कम से ना कम हम बात करें तो 300 से ज्यादा स्टेट्स तो थे, सब टूटे हुए आपस में, ठीक है? लेकिन सब क्या कहा जाता था, ये सब किससे कनेक्टेड है? आपके द होली रोमन अंपायर सर, ठीक है? किसके पार्ट है? द होली रोमन अंपायर के, ठीक है? लेकिन अब देखिए यहाँ पर दो स्टेट से बहुत बड़े 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 इंटरेस्टिंग, द मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर जब बात करते हैं, एक तो था ऑस्ट्रिया एंड दूसरा था प्रुशिया, ठीक है? क्या बोला मैंने? ऑस्ट्रिया, दूसरा था प्रशिया। अब हीगल कहां रहते थे? किसको देख करके उनके विचार बदले, है ना? किसको लेकर के? यंग हीगल, देखिए बहुत यंग थे इस टाइम पे जब फ्रेंच रेवोल्यूशन वगैरह हो रहा। तो एक बंदा हुआ करता था, क्या नाम था उसका? उसका नाम था नन अदर देन नेपोलियन सर एंड मैम। क्या बोला मैंने? नेपोलियन। अब नेपोलियन ने पहले तो ऑस्ट्रिया को हराया, ऑस्ट्रिया को हराया जाकर के, है ना, खत्म कर दिया। उसके बाद ये आता है प्रशिया, फिर प्रशिया को भी इन्होंने हरा दिया। समझ गया आप? 1806, ये क्वेश्चन है यूजीसी नेट का, हाँ जी, यहां से निकाल करके लेके जाएंगे हम क्वेश्चन, समझ गए? तो बस सुनते चलो भाई, कहानी है ये, कहानी है ना, एग्जाम को पास करने की कहानी। तो जैसे ही 1806 में नेपोलियन ने प्रुशिया को हरा दिया, तो हीगल तो यहीं पे रहते थे, हीगल तो रेजिडेंट थे ना। तो भाई देखिए सबसे पहले तो इनको सिंपैथी तो थी, देखिए अपने स्टेट से सबको होती है ना, नेशनलिज्म तो सब में रहता है, आप पे भी होगा, पैट्रियोटिज्म तो अभी है, आप भी तो देश, भारत देश से प्यार करते हैं ना, वो भी करते हैं अपने प्रुशिया से प्यार, नहीं? लेकिन ये एडमायर भी करते थे, किनको? नेपोलियन को ही एडमायर ऐसा कहा जाता है सर मैम। इनके तीन हीरोज थे, तीन हीरोज में से एक तो आता है इनके सोक्रेटिस, ठीक है? एक आता है जूलियस सीजर, जबरदस्त पर्सनालिटी ऑफ द रोमन एम्पायर। नेक्स्ट आता है आपके नेपोलियन, ठीक है? जबरदस्त पर्सनालिटी, इनके तीनों हीरो, ये खुद भी तो कमाल के हैं, है ना? तो इनकी पसंद भी कमाल की होगी, है कि नहीं? तो सोक्रेटिस, जूलियस सीजर एंड नेपोलियन वर द हीरोज ऑफ आपके हीगल, है ना? अब ये यहां पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैंने यहां पर लिख दिया ना, दैट मीन्स आपको मेंशन करना अपने नोट्स में, ये तो मिल ही जाएंगे आपको, टेलीग्राम पे जाइए मिल जाएंगे। बट उसके अलावा ये जो मैं लिख रहा हूं ना यहाँ पर, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, समझ गए आप? कुछ भी व्यर्थ नहीं है, एक मिनट भी वेस्ट नहीं करूंगा आपका, क्योंकि मुझे आपके टाइम की भी वैल्यू पर है, और मेरे टाइम की भी वैल्यू है, राइट? तो जब नेपोलियन आया तो इन्होंने लेटर लिखा, है ना, कि भाई जो द एम्परर, द वर्ल्ड ऑफ सोल, द वर्ल्ड सोल, क्या बोला इसको? द वर्ल्ड सोल। इन्होंने कहा कि मैंने एक पर्सनालिटी को देखा जो कि हॉर्स बैक पे पूरे वर्ल्ड को जीतने के निकला था, राइट? ठीक है? ये चाहता था कि ही वांट टू रीचेस आउट टू द वर्ल्ड एंड डोमिनेट्स इट। तो हीगल ने ये बात कही थी उस टाइम पे, कब बोला मैंने? 1806 के आसपास, राइट? अब इन्होंने क्लेम तो कर दिया, ये पसंद तो करते थे नेपोलियन को, लेकिन एक ट्रेजेडी हो जाती है, कब? ये 1814 की बात करते हैं, जब नेपोलियन भी तो हारता है ना। कौन से उसके अंदर हारता है, बताना मुझे ना, नेपोलियन कौन से वॉर के अंदर हारता है? ठीक है, तो लेकिन 1814 में हार जाता है, तो इट्स ट्रेजेडी, जबरदस्त ट्रेजेडी हो जाती है। इसके बाद फिर उसके बाद बड़े क्रिटिसिज्म होता है इनके भी, है ना, जो वहां के ड्यूरिंग द टाइम, जैसे एंड ऑफ द एनलाइटनमेंट की टाइम की बात है, किसकी हम बात कर रहे हैं? एंड ऑफ एनलाइटनमेंट, है ना, एनलाइटनमेंट की तो बात कर रहे हैं। तो उस टाइम पे क्या हुआ सर एंड मैम, बहुत से क्रिटिक्स आ गए इनको क्रिटिक करने के लिए, है ना, क्या इस तरीके से कर रहे हो जर्मन पॉलिटिकल थ्योरी में? ये तो बड़ा सिग्निफिकेंस है इस चीज को लेकर के, या बहुत अच्छा। क्या कहते हैं कि द इनलाइटनमेंट जो फिलोसफी है, वाज एक्चुअलाइज्ड बाय द टेम्पर एंड द आइडियाज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन इज अ बहुत सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। पसंद क्यों करते थे भैया? इसलिए करते थे, एडमायर इसलिए करते थे, बिकॉज ही बिलीव कि नेपोलियन एक ऐसा बंदा है, ऐसा पर्सन है जो कि रियल प्रोग्रेसिव एलिमेंट, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से आए हैं, सिंपैथाइज करते थे फ्रेंच रेवोल्यूशन से। ये कहते थे कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की असली जो रियल प्रोग्रेसिव एलिमेंट है, उसको आगे ले जाने का काम कर रहा है किसने? नेपोलियन ने। इसलिए करते थे, रीजन होता है ना एक चीज को करने के लिए, और तो बड़े पढ़े लिखे बंदे थे, है ना, एंड पढ़ाया भी बर्लिन में, इन्होंने प्रोफेसरशिप की है, राइट? अभी कौन कौन से कर रहे हैं, उनकी बायोग्राफी सब देखने वाले हैं, सब देखने वाले हैं सर मैम, कुछ भी नहीं छूटेगा, राइट? एंड मैं कॉम्प्रहेंसिवली पढ़ाता हूँ, देखिए, और कॉम्प्रहेंसिवली इसको पढ़ेंगे, आप चाहे तो स्पीड बढ़ा करके पढ़ ले, है ना, या फिर आप बार बार इसको देख लेना, ठीक है? लेकिन देखिएगा जरूर यार अंत तक। बताइए, इनको पढ़ने के बाद हम कौन पढ़ेंगे? कार्ल मार्क्स,
फ्रेडरिक इंगल्स। अच्छा पता है, उन्होंने भी इनको बड़ा रिकॉग्नाइज किया है, इनका द मेथड ऑफ डायलेक्टिक्स सर एंड मैम, द मेथड ऑफ डायलेक्टिक्स, है ना। तो कार्ल मार्क्स ने भी डायलेक्टिक मटेरियलिज्म जा निकाला भाई, और वो कौन से इंस्पायर्ड है, इन्हीं से तो इंस्पायर्ड है। मैंने कहा ना, हीगल के बाद आने वाले जितने भी पॉलिटिकल थिंकर और फिलोसोफर रहे, वो या तो हीगल के साथ है या हीगल के अगेंस्ट है, ये बात आप याद रखिए। अब इनकी ये जो सारी थ्योरी है, इनकी जो सारे सारे ज्ञान जो लिखेंगे ये है भाई साहब। अच्छा एक बात बताता हूँ आपको, ही वॉज अ ग्रेट थिंकर मानते हैं, लेकिन ही वॉज अ टेरिबल राइटर, ही वॉज अ टेरिबल राइटर सर मैम। यस। हाँ, ठीक है, आप बोलेंगे टेरेबल क्यों बोल रहा है भैया ये, है ना, मेरा क्या बिगाड़ा इन्होंने, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, इसने सबका कुछ बिगाड़ा है सर मैम। क्या बिगाड़ा भैया? अच्छा फिलोसफी की जब हम बात करते हैं, हाउ हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव कि भैया फिलोसफी तो बड़ा टफ सब्जेक्ट है, अब बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। अरे इन्हीं का ही तो योगदान है उसमें। फिलोसफी को वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट बनाने का श्रेय किसको जाता है सर मैम? हीगल को, क्योंकि इनकी जो राइटिंग्स है वो तो वन ऑफ द मोस्ट एंड द क्रिटिकलिस्ट, अगर हम बात करें तो मोस्ट क्रिटिकल एंड कॉम्प्लिकेट कर दिया इन्होंने। यस, इतना खतरनाक लिखते थे ये भाई साहब, अब बड़ा ही खतरनाक ये लिखते थे। तो फिलोसफी जैसे सब्जेक्ट को टफ बनाने का काम इनको किया, इन्होंने किया सर मैम। अब सबसे पहले तो इनकी लाइफ के बारे में थोड़ी बहुत चीज जान ली जाए, है ना, है ना सर मैम, ये जान लेते हैं थोड़ी बहुत चीजें। देखिए सबसे पहले तो हम बात करें तो स्टटगार्ड, कहां पर हम बात करते हैं, स्टटगार्ड कहां पर, ये जर्मनी में सर मैम, कहां पर, जर्मनी में 1770 में इनका जन्म होता है ना। ये सब बहुत छोटी मोटी बातें बता रहा हूं, लेकिन इनका इन्फ्लुएंस बहुत चीजों पे है ना, समझने के लिए तो बायोग्राफी जाननी जरूरी है, इनकी थ्योरी। ठीक है, जब अगर एक छोटा सा क्या रूल होता है कि भाई अगर आपको कोई फिलोसोफर की थ्योरी के बारे में जानना है तो उस टाइम की प्रेजेंट कंडीशंस के बारे में जान लीजिए ना, कंटेम्परेरी कंडीशंस क्या रही थी उस टाइम पे, तो पता चल जाएगा आपको। एंड ही वाज रिलेटेड, एंड जब अगर हम बात करें तो फ्यूडल जर्मनी, है ना, तो जर्मनी की हालत उस टाइम पे सही नहीं थी, प्रोशिया में रहते थे ये। तो स्टटगार्ट जर्मनी में इनका जन्म हुआ। इनके फादर सिविल सर्वेंट है, इनके फादर कौन थे? सिविल सर्वेंट। एंड इनकी फैमिली में या तो लोग टीचर हुआ करते थे या फिर मिनिस्टर्स हुआ करते थे, है ना। तो ये सब चीजें हैं। तो 19 ईयर्स के थे ये भाई जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, तो 19 ईयर्स के थे, तो याद है आपको 1787 89 तक ये चला था आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन, हमने इसके बारे में बात किया। तो जब ये 21 ईयर्स के हुए तो रेवोल्यूशनरी वॉर स्टार्ट हो चुके थे उस टाइम पे भी। तो इसको क्या बोलते हैं सर मैम, इस वाले ईयर को बेसिकली द गोल्डन एज ऑफ जर्मन लिटरेचर, क्या बोलते हैं इसको? द गोल्डन एज ऑफ जर्मन लिटरेचर। अच्छा आपको बात बताऊं, ये ब्रिलियंट स्टूडेंट, बहुत तेज दिमाग था इनका, है ना। तो बेसिकली अब इन्होंने स्कूल में काफी सारी स्कॉलरशिप्स भी जीती। एंड टुबिंगन, अगर मैं इसको प्रोनाउंस सही कर पा रहा हूं तो सर मैम 1788 में ना, ये याद नहीं रखना बट आइडिया ले लीजिए, क्योंकि इन्होंने स्कॉलरशिप जीती, यहां पर इन्होंने क्या पढ़ा? फिलोसफी पढ़ा प्लस थियोलॉजी पढ़ा। क्या पढ़ा? फिलोसफी एंड थियोलॉजी। थियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बेसिकली आपका जो रिलीजन होते हैं ना, वो सब वो थियोलॉजी होती है। ठीक है, तो फिर उन्होंने अपनी स्टडीज को कंप्लीट किया। एंड फिर ये कहां पर चले गए? ये एक प्राइवेट ट्यूटर बन गए, फैमिली ट्यूटर, जिसको हम बोलते हैं सर मैम कहां पर? एक बहुत ही अमीर फैमिली में, कहां पर? स्विट्जरलैंड में सर मैम, कहां पर? स्विट्जरलैंड में। तो 1793 से लेकर के 1796 तक ये सर मैम कहां पर? वहां पर पर्सनल ट्यूटर यानी कि फैमिली ट्यूटर का इन्होंने काम किया। फिर उसके बाद में इन्होंने ट्यूटर का काम ना इन्होंने बहुत जगह किया है, जैसे स्विट्जरलैंड गए, फिर आपके बर्न चले गए, फिर फ्रैंकफर्ट चले गए, फ्रैंकफर्ट भी जर्मनी में है आपके, है ना। तो बस इसी तरीके से इन्होंने लगभग 1800 तक, लगभग 1800 तक इन्होंने यही काम किया। और उसी के टाइम पे इनके फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशंस निकल निकल कर आने लगे। ठीक है, सोचना इन्होंने चालू किया, इन्होंने दुनिया घूमी सर मैम। द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज इन्होंने दुनिया घूमने को इनको मौका मिला, मतलब उस टाइम पे यूरोप जो है उनको देख घूमने का मौका मिला, अलग अलग पर्सनालिटीज से इनको मिलने का मौका मिला, है ना। तो उस चीज ने बेसिकली इनको पुश किया टुवर्ड्स राइटिंग एंड टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग समथिंग ग्रेट टू द फिलोसॉफिकल कम्युनिटी। अच्छा टर्निंग पॉइंट कब आता है? इनकी फादर की डेथ हो जाती है 1799 में, 1799 में इनके फादर की डेथ हो जाती है। एंड इनका जो इनहेरिटेंस था, इनकी जो प्रॉपर्टी जो उनको मिलने वाले थे वो बहुत ही मॉडेस्ट थे, यानी कि अच्छे खासे इनको मिले पैसे, है ना। तो इन्होंने फिर पढ़ाना छोड़ दिया एंड फिर शिफ्ट हो गए तुम्हारे टुवर्ड्स दी राइटिंग। पैसे तो है इनके पास अब, है ना, काम चल ही जाएगा। तो बेसिकली फिर उन्होंने बुक्स निकालना स्टार्ट करे, है ना। उस टाइम पे कौन कौन से हुआ करते थे? मैंने कहा था ना, चिल्ड्रंस ऑफ द व्हाट फ्रेंच रेवोल्यूशन, फाइच हुए, शीलिंग हुए। तो बेसिकली उनके साथ इन्होंने कोलैब भी किया, है ना। तो फिर इन्होंने अपने बुक्स निकालना स्टार्ट किया। एंड सबसे पहले इन्होंने क्या निकाला सर एंड मैम? जब हम बात करते हैं फिनोमेनोलॉजी, जब करते हैं फिनोमेनोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूजीसी नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, फिनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड,
एंड माइंड को लेकर के ही तो कॉन्सेप्ट आते हैं सर इनके। अभी पढ़ेंगे हम, सब कुछ पढ़ेंगे, थोड़ा सा सब्र रखो, थोड़ा सा टाइम दो, मुझे बैकग्राउंड ले कर लेने दो, उसके बाद वी विल डायरेक्टली जंप ऑन द इनके जो कॉन्सेप्ट है। सी मैंने सब कुछ बना रखा है यहाँ पर, इनके इन्फ्लुएंस तो हो गए, उसके अलावा डायलेक्टिकल मेथड हुआ है ना, फिर यूज किस तरीके से करना है, फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री है ना, इनका माइंड का कॉन्सेप्ट, गाइस्ट का कॉन्सेप्ट, ये सब हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, मैंने कहा ना छूटेगा कुछ नहीं, छूटेगा कुछ भी नहीं, डू नॉट नीड टू वरी एट ऑल। ओके, फिर ये कहां चले गए, वहां से चले गए जीना। कहां पर जीना, हाँ यस एग्जैक्टली दिस इज द प्लेस। कहां पर जीना चले गए, एंड फिर इन्होंने वहां पर एज ए लेक्चरर काम किया यूनिवर्सिटी में 7 साल तक, 807 तक है ना, 1807 तक इन्होंने काम किया। फिर ये न्यूज़पेपर के एडिटर बन गए। ठीक है, मैं बस बता रहा हूं इन्होंने कौन कौन से रोल यहाँ पर प्ले किया, कौन कौन से रोल पे इन्होंने अपना काम किया। फिर ये न्यूज़पेपर के एडिटर बन गए, फिर ये आपके न्यूरमबर्ग में हेडमास्टर बन गए, या हेडमास्टर भी थे ये, एंड सर मैम हेडमास्टर बनने के बाद ये किसी हाई स्कूल के, ठीक है, इसी साल। ठीक है, फिर इनका एक बहुत लंबे समय तक इन्होंने काम किया था साइंस ऑफ लॉजिक पे। क्या बोल रहा हूं मैं, साइंस ऑफ लॉजिक, इनका पूरा का पूरा जो थ्योरी है ना, इनका जो पूरा पूरा आइडिया वो लॉजिक पे ही है सर मैम, लॉजिक, रीजन, माइंड, इन सब पे बेस्ड करता है। फिर 3 वॉल्यूम में इन्होंने निकाला, 1812 में निकाला, 1813 में निकाला, 1816 में निकाला। ठीक है, फिर ये बहुत पॉपुलर हो गए थे उस टाइम तक। तो उसके बाद इन्होंने फिलोसफी पढ़ाने का निश्चय किया, क्या करा, फिलोसफी पढ़ाएंगे भैया अब। कहां पर सर मैम, तो हमने यूनिवर्सिटी ऑफ हाइडलबर्ग नाम सुना है, हाइडलबर्ग का नाम सुना है आपने, है ना, तो वहां पर ये यूनिवर्सिटी में पढ़ाने चले गए। एंड यहां पर इन्होंने लिखी इनकी लाइफ की बहुत बड़ी बुक, जिनका नाम था इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंसेस। क्या बोला मैंने, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंसेस। सर मैम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये इतने पॉपुलर हो गए थे सर मैम कि जो प्रूशियन मिनिस्टर जो थे, प्रूशियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, उन्होंने इनको एक सीट भी दे दी बेसिकली, चेयर ऑफ फिलोसफी। कहां पर, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में। कहां पर हम बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में। फिर अच्छा खासा इनको फिश को इन्होंने सक्सीड किया था, एंड बर्लिन वाज अ वेरी इन द इंटेलेक्चुअल सेंटर ऑफ बर्लिन एट द टाइम। ठीक है, तो 1831 की ये बात है, राइट। तो उन्होंने बेसिकली डेफिनेटली यार इतना बड़ा पोस्ट का अगर आपको ऑफर मिलेगा तो डेफिनेटली इन्होंने भी एक्सेप्ट किया उसको। फिर उन्होंने बर्लिन में पढ़ाया काफी टाइम तक, है ना, 1818 से लेकर के पूरा 1831 तक, जब तक इनकी डेथ नहीं हुई। ठीक है, तो अपने जीवन के अंतिम समय तक ये बर्लिन यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर काम कर। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम ओनली इन्होंने अपनी द फिलोसफी ऑफ राइट लिखी। क्या बोल रहा हूं मैं, द फिलोसफी ऑफ राइट, बस ये इनकी थ्योरी और कुछ नहीं है, द फिलोसफी ऑफ राइट, है ना। एंड इसी के अंदर आती है आपकी फ्रीडम। अच्छा, फ्रीडम को लेकर के जब हम बात करते हैं तो सर मैम इन्होंने ना इसको बहुत चीजों में डिवाइड कर दिया, एंड इन्होंने इसके टाइप्स भी बताए, है ना। ये ही वाज बेसिकली बिलीवर ऑफ द पॉजिटिव फ्रीडम, है ना, लेकिन इन्होंने नेगेटिव फ्रीडम के बारे में बात की, राइट। सब देखेंगे सब, है ना। तो बेसिकली ही वाज द प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, रिलीजन, एस्थेटिक्स, उसके अलावा यस हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी इन्होंने किया इसे। तो बहुत डाइवर्स इनका रहा, एंड बहुत से एस्पेक्ट्स जो कि पॉलिटिकल थ्योरी के होते हैं इन्होंने पढ़ाया वहां। एंड सर एंड मैम दैट्स व्हाई वी कॉल हिम द फाउंडर ऑफ मॉडर्न आइडियलिज्म। क्या बोलते हैं हम, क्यों, द फाउंडर ऑफ मॉडर्न आइडियलिज्म। सर मैम ये वर्ड बहुत बार सुनने को मिलेगा आपको विद इन दिस चैप्टर। क्यों, क्योंकि भाई आइडियलिज्म यार इज इक्वल टू द हीगल ना ठीक है, हम जब बात करते हैं प्लाटो की, ही वाज आल्सो द आइडियलिस्ट, राइट। एरिस्टोटल वाज द रियलिस्ट। इसी तरीके से जब हम बात करेंगे कार्ल मार्क्स की, ही वाज अ मटेरियलिस्ट, ही वाज अ रियलिस्ट, राइट, बट ही हैज द इन्फ्लुएंस ऑफ जो अगर हम बात करें हीगल का, राइट। इसी तरह सर एंड मैम हम कनेक्ट करते हुए यहां पर चलेंगे। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं अंत तक आपको यहां पर जुड़ा रहना है। मैंने प्रॉमिस किया आपको, नहीं ना कहीं पे जाना पड़ेगा आपको इसके अलावा, राइट। तो पूरी फर्स्ट हाफ ऑफ दी जो 18th सेंचुरी रही आपकी, है ना, 17 से लेकर के 1800 तक, ये जो सर मैम यहाँ पर इनके इन्फ्लुएंस बहुत गजब रहा है, बहुत गजब, है ना। जो जितने भी एकेडमिक कम्युनिटी हुआ करती थी जर्मनी की, उन वो किस में डिवाइड हो गए आपके, मैंने कहा था ना, एक तो डिवाइड हो गया वो हीगलियन में। ठीक है, तो एंड जिनको हम बात करते हैं लेफ्ट हीगलियन, दूसरा राइट हीगलियन। तो इतना जबरदस्त इनका इन्फ्लुएंस था कि स्कूल बन गया है पूरा, स्कूल ऑफ थॉट। ठीक है, तो इन्होंने एक और बहुत जबरदस्त चीज निकाली, डायलेक्टिक की। डायलेक्टिक मतलब डायलॉग होता है सर मैम, हमने बहुत पहले ही पढ़ा था कि जब प्लाटो के टाइम पे कि सर मैम एक होता है आपका थीसिस, ये पढ़ाऊंगा और डिटेल में, अभी समझ बचना। फिर होता है कि एंटीथेसिस, ठीक है, और फिर इनसे मिलकर के बनता है आपका सिंथेसिस।
पूरा एक्सप्लेन करूंगा यार, आई डू नॉट नीड टू वरी एट ऑल। क्या होता है, किस तरीके से होता है, यूपीएससी में क्वेश्चन आया, यूपीएससी में भी आया, एंड आपका यूजीसी नेट में तो भर भर के आए हैं डायलेक्टिक से क्वेश्चन, है ना। कंपेयर भी करेंगे इसको जब हम मार्क्स पढ़ेंगे, अभी तो मैं कॉन्सेप्ट समझा दूंगा यहाँ पे आपको, ठीक है। तो जो डायलेक्टिक का बेसिकली क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है ये, है ना, कि भाई किसी ने एक बात बोल दी, आपने कोई बात बोल दी, मैंने फिर बोला कि नहीं भाई इसमें ये कमी है, फिर बेसिकली इसमें ये इंप्रूवमेंट करो, तो वो एंटी हो गया ना, एंटीथेसिस हो गया। फिर हम दोनों की बात से कुछ कॉम्प्लिकेशंस, कुछ कमियां इसमें भी रहेगी, डेफिनेटली रहती है ना, कमियां तो सब में रहती है। इसको निकाल करके तीसरा बंदा सिंथेसिस बना देगा, फिर सिंथेसिस, फिर एक दिन थीसिस बन जाएगा, फिर उसके एंटीथेसिस बन जाएगा, है ना। तो इस तरीके से चलती रहती है साइकिल। कब तक चलेगी, जब तक सर एंड मैम एक्चुअल सेल्फ रियलाइजेशन 100% सेचुरेशन नहीं हो जाता ना, तब तक तो बारिश नहीं होती। 100% सेचुरेशन चाहिए, है ना। बस इसी तरीके से 100% जब रीजन रहेगा, पूरी जीरो कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी, तो सर एंड मैम यानी कि जीरो कमी, कोई भी कमी नहीं रहेगी ना जब तक डायलॉग में, डायलेक्टिक में, तब तक ये चलता रहेगा। एंड मिलता है इसको बोलते हैं, जब 100% कॉन्शियसनेस में आ जाएगा माइंड, तब ये सब सोल्व हो जाएगा, प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी आपकी। कैसे होती है, बस समझने वाले हैं यार। तो ये कब पब्लिश हुई थी आपकी, द फिलोसफी ऑफ राइट, 1821 में। कब बोला मैंने, 1821 में। याद रखना, ये याद रखना, ये आ सकता है मैच द फॉलोइंग में, जो मैं बोलता हूं ना आ सकता है, और जहां पर मैं स्टार बना दूं वो तो लिखना ही है आपको, ठीक है। एंड दैट इज डू नॉट नीड टू वरी एट ऑल, ये सब पढ़ाऊंगा अभी मैं आपको, जो स्क्रीन पे जो स्लाइड मिल रही है, पढ़ाऊंगा राइट, है ना। अच्छा, इन्होंने अपने लाइफ टाइम में ना सब कुछ पब्लिश नहीं हो गया इनका, सब कुछ पब्लिश नहीं हो गया। इनकी डेथ के बाद जो इनके स्टूडेंट्स थे, है ना, उन्होंने इनके जो लेक्चर नोट्स होते थे उनको हीगल्स की डेथ के बाद, हीगल की डेथ के बाद, बाय द कॉन्सेप्ट एंड बाय द टाइटल ऑफ लेक्चर्स इन फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री लिटरेचर, लेक्चर ऑफ एस्थेटिक्स, लेक्चर ऑफ फिलोसफी ऑफ रिलीजन, लेक्चर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी, इन सबको करके इनको पब्लिश किया गया, राइट। फिर इनकी एट द एज ऑफ 61, एट द एज ऑफ 61 सर एंड मैम डेथ हो गई, है ना। इस तरीके से हमने इसका देखिए बायोग्राफिकल स्केच कितना ब्यूटीफुल तरीके से कंप्लीट कर दिया। आई एम नॉट बोरिंग यू, राइट, बोर तो नहीं करा ना आपको, बोर करा हो तो बता दीजिएगा, आई विल डेफिनेटली प्रूव दैट, है ना। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू एक्सप्लेन इट इन द बेस्ट पॉसिबल वे। अच्छा, अभी हमने बात करी इनकी द यूनिवर्सिटी ऑफ जीना में जब ये काम कर रहे थे, तो वहां पर एक बैटल होता है, बैटल, ठीक है, बैटल ऑफ जीना। ये कब होता है, 1806 में होता है आपके। उसके बाद ये बंद हो जाती है यूनिवर्सिटी, है ना। तो अब नेपोलियन आ जाता है ना, उसके बाद ये बंद होती है। तो नेपोलियन को इन्होंने क्या कहा है, दी वर्ल्ड स्पिरिट ऑन बैक, हॉर्स बैक। क्या बोला मैंने, वर्ल्ड स्पिरिट ऑन हॉर्स बैक, ये बोला था। एंड नेपोलियन के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं, राइट। अच्छा, मैंने बता दिया ना आपको कि इनकी डेथ किस तरीके से होती है। अच्छा, किस तरीके से तो नहीं, बेसिकली कोलेरा इज अ बीमारी। अब मुझे बताएंगे आप ये बैक्टीरियल बीमारी है या वायरस की बीमारी है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। तो बेसिकली सर मैम कोलेरा एपिडेमिक फैल जाता है उस टाइम पे बर्लिन में कोलेरा एपिडेमिक फैल जाता है। जैसे अभी पैंडेमिक आया था, तो पैंडेमिक से छोटा लेवल होता है, बड़ा लेवल होता है एपिडेमिक, ठीक है। तो ये फैल गया और वहां पर इनकी डेथ इस कारण हो जाती है। आगे बढ़े, ओके। सो नाउ आप बात करेंगे, देखिए अब तक तो हमने काफी कुछ देख लेना, आप स्लाइड का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, इसमें भी तो मेहनत लगी ना। तो हीगल वाज अ प्रोडक्ट ऑफ अ जर्मन आइडियलिज्म, हमने यहाँ पर इसकी बात करी। एंड इट विच सर अगर हम बात करें, ड्रू कंसीडरेबल इंस्पिरेशन फ्रॉम द रूसो विच इज ऑलरेडी कवर्ड ऑन द चैनल। तो ये जो प्लेलिस्ट है ना सर मैम WPT की, जाकर के देखो, एक्सप्लोर करो इसको, कांत, विच विल डेफिनेटली वी विल कवर इन आवर लेसंस, राइट। So and integrated it with the contemporary popular desire of a German unification, leading to the rise of a nation states in the Europe. है ना, in German का unification सर मैम, I am basically recommending you to watch it. जर्मन यूनिफिकेशन का कोई भी एक लेसन, एंड स्पेशली सर मैम जब हम बात करते हैं ना, तो वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, ये भी अगर हम बात करें टॉपिक है, एंड इंसिडेंट हुआ, इवेंट हुआ इन द वर्ल्ड। तो हीगल इज लाइक फाइट, देखिए मैंने कहा था ना, ये लाइक फाइट इकोड द सेंटिमेंट ऑफ आइडियलिज्म, एंड इन्होंने इन्हीं को रिप्लेस किया था, राइट। एंड हिज असर्शंस दैट द रियल विल ऑफ द इंडिविजुअल इज नॉट इन नेगोशिएशन बट द अफर्मेशन विद द सोसाइटी meant that the rational will of the individual was expressed in the totality of the will of the state. जब हम बात करेंगे इनकी द डिफरेंशिएशन, जब इन्होंने कैरेक्टराइजेशन किया स्टेट का लेकर के, कि भाई देखिए जब फ्रीडम की हम बात करेंगे ना, तो उन्होंने कुछ लेवल्स बताए थे कि भाई एक तो आपका इंडिविजुअल लेवल पे, फैमिली लेवल पे होता है ना, अनकंडीशनल होता है, फिर सिविल सोसाइटी लेवल पे होता है, राइट। अभी देखेंगे इसके बारे में, डू नॉट नीड टू वरी एट ऑल, है ना। एंड उसके बाद स्टेट लेवल पे होता है, राइट। तो ये उस चीज को लेकर के है, इनकी पूरी थ्योरी जो है फ्रीडम उसी के आसपास घूम रही है। एंड या द कॉन्शियसनेस एंड द मोरल अथॉरिटी ऑफ द स्टेट सबऑर्डिनेटेड एंड द इंडिविजुअल विल,
है ना, तो कॉन्शियसनेस है एंड द मोरल अथॉरिटी ऑफ द स्टेट सबऑर्डिनेटेड द इंडिविजुअल विल। सबसे बड़ा स्टेट है, बस ये कह रहे हैं, स्टेट की मर्जी यहाँ पर चलेगी, उसी का कॉन्शियसनेस यहाँ पर मैटर करता है। So by the dialectical logic of a spirit, the march of history moves from the imperfect to the perfect stage, rationally removing all the obstacles of acquiring the distinction between is or ought as real become a rational। क्या बोलते हैं ये, देखिए क्या बोलते हैं ये, कि जो आपको दिख रहा है ना वो रियल है ना, लेकिन जो नहीं दिख रहा ना उसका मतलब ये नहीं कि वो अनरियल है। समझ गए, जैसे बहुत सी इनटेंजिबल चीजें होती हैं, ये क्या बोलते हैं कि द स्टेट इज गॉड, द स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, ये इनका डायलॉग है ना, ये इनका बेसिकली आइडिया है। ठीक है, तो ये उसी को रिफ्लेक्ट करते हुए ये वाली बात कहते हैं। अभी पता चलेगा आपको ये सब चीजें। दो द स्टेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ दिस प्रेजेंट आइडियल। सब कुछ ऐसे पढ़ पढ़ के नहीं करूंगा, अभी समझाऊंगा विषय में। ठीक है, ये स्लाइड कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद समझाऊंगा मैं। राइट, द अदर टू इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स वर आपके सिविल सोसाइटी एंड फैमिली। आ गया ना, ये देखिए आ गया ना, ऐसे ऐसे पढ़ाते हैं भैया हम यहाँ पर। ठीक है, पसंद आया तो ओके कर दो भैया, कर दो शेयर कर दो थोड़ा सा लाइक तो कर ही देना। तो फ्रीडम की जब हम बात करें, फ्रीडम को लेकर के इनका है ये सब चीजें। तो फ्रीडम प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हीगल, बट हीगलियन वर्जन ऑफ फ्रीडम वाज आपका एसोसिएटेड विद द रैशनैलिटी, अनलाइक द थ्रस्ट ऑफ द ब्रिटिश लिबरलिज्म व्हिच एसोसिएटेड विद द फ्रीडम ऑफ लिबर्टी। देखिए 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 देखिए, अरे बड़ी बड़ी बात है, कुछ नहीं है। दी टफर इट लुक्स द इजियर इट फॉल्स। सर मैम, जितना टफ दिखेगा उतना ही आसान इसका मीनिंग होगा। बताऊं, बता दूं क्या? देखिए बता देते हैं। देखिए ये कह रहा है कि हीगल कहता है कि फ्रीडम चाहिए, एंड फ्रीडम होती भी है, लेकिन इनकी फ्रीडम ना कंडीशनल है। कंडीशनल कैसे? ये कहते हैं कि आपका जो फ्रीडम है उसमें जो चॉइसेस आप लोगे, है ना, वो रैशनैलिटी पे डिराइव्ड होनी चाहिए, रैशनैलिटी बेस्ड होनी चाहिए। ठीक है, इरैशनल कुछ भी एक्सेप्टेबल नहीं है। रैशनली अगर जब होगा तब बेसिकली वो रहेगा, लेकिन ब्रिटिश लिबरलिज्म में ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि भाई लिबर्टी तो होगी, उसके अलावा इंडिविजुअलिटी भी होगी। तो जब हम रैशनैलिटी की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए रैशनैलिटी मतलब, देखिए जैसे आप मान लीजिए कोई इंडिविजुअल पर्सन है, आप हो, आपने कोई डिसीजन लिया आपकी फ्रीडम को लेकर के, मैं ड्रिंक एंड ड्राइव करूंगा, भाई ऐसे कैसे कर लेगा? हीगल आएगा? ठीक है, तो हीगल बड़ा नाराज जाएंगे इस चीज को लेकर के कि ना ना ऐसा नहीं होता। वो सिविल सोसाइटी के लिए अच्छी बात नहीं है, वो समाज के लिए अच्छी बात नहीं है, वो आपके स्टेट के लिए अच्छी बात नहीं है ना। तो उस वाली रेशनैलिटी को ये ड्राइव कर देंगे कि भाई आपके पास अंधा राइट तो है नहीं ना, अंधा राइट तो नहीं है। तो इस तरीके से अब समझ में आ रहा है ना आपको ईगल ईगल क्या किस तरीके से करता है। देखिए, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट इन द मोस्ट लेमन टर्म्स, राइट। तो सबसे इजी लैंग्वेज में अगर आपको यूट्यूब पे कहीं मिल जाए ना तो बता देना भाई एक बार मुझे भी, है ना। हम भी तो देखा हमारे रिसर्च का क्या फायदा निकला कि नहीं निकला, है ना। अभी एक बार थोड़ा सा कंपेयर करके जरूर बताना हमें, और फीडबैक तो आपका चाहिए ही चाहिए। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो जो हीगल्स की राइटिंग है, हीगल की जो राइटिंग्स हैं, shows that the several philosophers and thinkers of the past immensely influenced him also। जैसे सोक्रेटिस, वन ऑफ द हीरोज, राइट, वन ऑफ द थ्री हीरोज, इनके बारे में देख चुके हैं ना। तो डायलेक्टिकल मेथड कहां से निकाला इन्होंने? कहां से निकाला? सोक्रेटिस से। एंड कार्ल मार्क्स कहां से लेगा? कार्ल मार्क्स कहां से लेगा? हीगल से। ऐसे कनेक्शन बनाते हैं। द एंसेस्ट्री ऑफ हीगलियन जो डॉक्ट्राइन है ऑफ द डायलेक्टिकल आइडियलिज्म कैन बी ट्रेस बैक टू दिस टू ग्रीक थिंकर्स ऑफ द पास्ट। ठीक है, तो यही है। एंड इन्फ्लुएंस किस तरीके से अगर हम बात करें एरिस्टोटल की टीलियोलॉजी, एंड एरिस्टोटल की टीलियोलॉजी क्या है? अच्छा, एरिस्टोटल के बारे में बात करें, प्लाटो के बारे में बात करें, तो क्या हमने उसको पढ़ा दिया क्या? जी बिल्कुल यार, प्लाटो कंप्लीट है, एरिस्टोटल कंप्लीट है। इनकी जो आइडिया ऑफ टीलियोलॉजी है, ये तो टीलियोलॉजिकल थिंकर ना, तो हमने कर लिया उसको, ठीक ना जाएगा। तो टीलियोलॉजी इज बेसिकली थ्योरी ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू विच अ थिंग इज अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ इट्स एंड और पर्पस। ठीक है, तो ये जैसे एंड और पर्पस ऑफ वॉच इज टू टेल टाइम, है ना। सो टेलिंग टाइम इज अ ट्रू नेचर ऑफ द ट्रू एंड और पर्पस ऑफ वॉच। ठीक है, तो पर्पस ऑफ वॉच क्या है? तो टेलिंग द टाइम, सिंपल। तो इस तरीके से होता है। दिस इज द टीलियोलॉजी, एंड इफ यू वांट टू लर्न अबाउट मोर अबाउट द टीलियोलॉजी एरिस्टोटल की, तो आप जाकर के देख लीजिए, है ना। द ग्रेट जर्मन रैशनलिस्ट इमैनुअल कांत, जो कि बहुत तगड़ा इनका वो रहा है, क्या बोलते हैं हम, बहुत तगड़ा इनका इन्फ्लुएंस रहा है पूरी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स पे, ना ही सिर्फ वेस्टर्न पे, बस ईस्टर्न में भी। एंड तो ईगल पे भी रहा है ना, ईगल की राइटिंग में भी देखने को मिलता है आपको। तो जो हीगल इन आइडिया ऑफ द स्टेट है, जो कि हम आने वाले टाइम में पढ़ने वाले हैं, इज फाउंडेड ऑन द रीजन एंड द लॉज मेड बाय द स्टेट आर द डिक्टेट्स ऑफ अ प्योर रीजन। फिर मैंने कहा ऐसे रीजन, ऐसे लॉज, ऐसी चीजें बनाई गई जो कि आपके रीजन पे बेस्ड है। इज क्वाइट सिमिलर टू द कांटियन पोजिशन। कांट भी ये बातें करते हैं। कांट की तरह ईगल डिड नॉट गिव टू द इंडिविजुअल द राइट टू रेजिस्ट और अपोज द स्टेट। ठीक है, कांट भी कहते हैं कि नहीं भाई ऐसी बात है कि अगर आप एक स्टेट में रह रहे हैं तो आप रेजिस्ट मत करो उसको। ईगल भी ये कहते हैं, when the laws made by it
तो आपको लॉज भी फॉलो करने पड़ेंगे स्टेट के द्वारा बनाए गए। देर आर इवन ट्रेसेस ऑफ द रूसोज इन्फ्लुएंस ऑन द हीगल ऑल्सो। अब रूसो की जनरल विल का आइडिया है ना, इससे अच्छा तो कोई एक्सप्लेनेशन मिलेगा ही नहीं, ठीक है, इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा आपको जो मैंने एक्सप्लेन किया वहां पर, ठीक है। तो रूसो की जो जनरल विल है, तो जो हीगलियन आइडिया है, स्पिरिट एंड रीजन इज इनफैलिबल, वहीं से डिराइव्ड है, तो यहीं से आपके इन्फ्लुएंस्ड है। तो रूसो पहले पढ़ना जरूरी, कांट पहले पढ़ना जरूरी, हालांकि कांट नहीं आया, लेकर के आएंगे बहुत जल्दी, है ना। तो यस, सोक्रेटिस पढ़ना जरूरी है, एरिस्टोटल, उसके अलावा प्लाटो, तो ये सब कवर करा दिया हमने। तो जो करा दिया उनका फायदा तो लो आप, तो पहले वो देखो फिर इसको देखना, राइट। अगेन रूसो ने, अगर हम बात करें तो रूसो की तरह ही इन्होंने गिव्स प्राइमेसी टू द पब्लिक इंटरेस्ट ओवर द प्राइवेट इंटरेस्ट। तो जनरल विल क्या होती है आपके, इसे पब्लिक इंटरेस्ट, समझ गए आप। एब्सोल्यूट विल होती है, और एक कौन सी विल होती है बताना मुझे। तो यू वुड रिकॉल द रूसो, जब हमने बात की थी, हैड ड्रॉन अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द एक्चुअल विल एंड द रियल विल, है ना। तो एक्चुअल विल एंड रियल विल में क्या डिफरेंस रहा, फिर उससे जनरल विल किस तरीके से कॉन्सेप्ट निकला आपका। तो जनरल इज बेसिकली दी आपके पब्लिक इंटरेस्ट ना, तो हीगल भी इसी को सपोर्ट करते हैं, जस्ट लाइक दी आपके रूसो। क्लियर, ऐसे क्लियर होती है, समझ गए। तो कभी भी डिफरेंसेस आ जाए, है ना, कंपैरिजन आ जाए, तो लिख देना, लिख सकते हो ना, बिल्कुल लिख सकते हो यार। सो टू पुट इन द हीगलियन टर्म्स, अगर हम इसकी बात करें, तो रूसोज एक्चुअल विल इज दैट विच प्रमोट्स द सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल। जो एक्चुअल विल है इसकी, समझ गए, एक्चुअल विल जो कि सेल्फ इंटरेस्ट है, प्राइवेट इंटरेस्ट। एंड वाइल द रियल विल इज दैट विच प्रमोट्स द पब्लिक इंटरेस्ट। तो रियल विल इज बेसिकली आपके पब्लिक इंटरेस्ट, जो कि हीगल ने जिसको प्राइमेसी दी है, समझ गए। ये वैसे ये सिंपल चीजें हैं, तो ये सिंपल है यार, है ना। द जनरल विल इज कंसिडर इज द कंडेंसेशन और द सम टोटल ऑफ द ऑल द रियल विल्स, जो कि रीजन पे बेस्ड होगी, इट इज आपके इनफैलिबल, समझ गए। तो यहां पर आपके एक्चुअल विल कवर हो गई, आपके यहाँ पर रियल विल कवर हो गई, एंड यहाँ पर आपकी जनरल विल कवर हो गई। अब मैं, मुझे क्यों इतना आसान लग रहा है, देखिए मैं तो पढ़ा ही रहा हूं, लेकिन आप एक बार अगर आप रूसो को देख लेंगे, इन भाई साहब को, तो जरूर देखेंगे, इसके पहले कंप्लीट किया था हमने, राइट। यस, तो लेकिन रीजन बेस्ड होनी चाहिए, रीजन बेस्ड होनी चाहिए। एंड ईगल्स की फिलोसफी वाज द हिस्टोरिसिस्ट इन नेचर, हिस्टोरिसिस्ट इन नेचर। क्यों, ही वाज हिस्टोरिकल फिलोसोफर आल्सो, व्हाई, बिकॉज़ ही एक्सप्लेन्ड द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, राइट। ही एक्सप्लेन्ड द हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी, टीच्ड, ही टॉट, राइट। ही वाज द प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री। तो इस तरीके से हम बात करते हैं। तो इन द मोस्ट जनरल सेंस अगर हम बात करें, इट इज रूटेड इन द assumption that there are limits to the scientific knowledge about the human activities and achievements, and such inadequate scientific knowledge cannot be used as a means for controlling the future course of events. तो बस ये बताते हैं कि भाई देखिए, जितनी भी साइंटिफिक नॉलेज वगैरह आज तक हम करते हुए आ रहे हैं, उनके एक लिमिटेशंस हैं, है ना। कॉन्ट्रेरी टू दिस, हिस्टोरिसिज्म क्या कहता है, इज लिंक टू द एम्बिशंस फॉर सब्जेक्टिंग ऑल ह्यूमन हैपनिंग्स टू द रैशनल कंट्रोल। कि भाई अब आने वाले टाइम पे क्या होने वाला है, एंड हमने हिस्ट्री से क्या सीखा, है ना। तो ये उस चीज को लेकर के चलते हैं, एंड बहुत ही एम्बिशियस इनके टारगेट्स हैं। अब डायलेक्टिकल समझने के पहले थोड़ी और बातें जान लो, है ना। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ चीजें समझानी मुझे आपको। तो सर एंड मैम, सबसे पहले तो हम बात करेंगे द वर्ल्ड स्पिरिट की, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं, सॉरी फॉर दैट। अच्छा, ये वाले जो नोट्स हैं वो सब मिल जाएंगे आपको, राइट, टेलीग्राम पे मिलेंगे। देखिए, बात करते हैं द वर्ल्ड स्पिरिट की, तो हमने पहले भी इसकी बात करी है अभी द नेपोलियन के टाइम पे। तो बेसिकली द टर्म, जब हम बात करते हैं सर एंड मैम, वो द टर्म दे यूज टू फॉर द डीपेस्ट मीनिंग ऑफ लाइफ। कि भाई दुनिया, अगर जिंदगी का सबसे डीपेस्ट मीनिंग हमको निकालना है सर मैम, तो उसके लिए इन्होंने ये वर्ड इस्तेमाल किया है, द वर्ल्ड स्पिरिट, ठीक है। तो हीगल के जो जितने भी वर्क हुए हैं, उसमें वर्ल्ड स्पिरिट का मतलब होता है द रीजन। वर्ल्ड स्पिरिट का मतलब रीजन ही है, ठीक है। एंड इतना हल्के में मत लेना सर मैम, स्किप मत करना इसको, ये बहुत जरूरी है, आगे समझ में नहीं आएगा नहीं, राइट। अब जो हीगल है, हीगल बिलीव टू बी द वर्ल्ड स्पिरिट, व्हाई, बिकॉज कंटिन्यूअसली एक्सपेंडिंग द टुवर्ड्स द नॉलेज इटसेल्फ, राइट। कि भाई नॉलेज ऑफ इटसेल्फ, अपने ही बारे में, अपने ही बारे में जो नॉलेज है उनको बढ़ाने की जो चाह है ना, जो रीजन है, वही बेसिकली आपकी द वर्ल्ड स्पिरिट है, ठीक है। अब क्या बस इतना इतना इजी है क्या समझना इनको, नहीं नहीं सर, थोड़ा गलत समझ लिया आपने। देखिए, हीगल जो है ना, बड़े कॉम्प्लिकेटेड पर्सन है। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने 3 स्टेजेस बता दी इसकी। इन्होंने 3 स्टेजेस बता दी कि भाई एक तो होती है सब्जेक्टिव स्पिरिट, क्या बोला मैंने, सब्जेक्टिव स्पिरिट, एंड बेसिकली, एंड दूसरा होता है सर मैम द ऑब्जेक्टिव स्पिरिट, क्या बोला मैंने, ऑब्जेक्टिव स्पिरिट, एंड थर्ड इज द आपके एब्सोल्यूट स्पिरिट। आप समझते हैं, बहुत ध्यान से, बहुत इजी वे में समझाऊंगा। देखिए, जो सब्जेक्टिव स्पिरिट रहेगी आपके, तो बेसिकली इट्स नॉलेज ऑफ द इंडिविजुअल इटसेल्फ, क्या बोला मैंने, जो इंडिविजुअल है उसके अपने लेवल पे किस तरीके से आपको समझना रहेगा, ये सब चीजें वो है। सेकंड में बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की, बात करें तो फैमिली एंड सिविल सोसाइटी और जो स्टेट्स हैं आपके, ठीक है, फैमिली, सिविल सोसाइटी एंड आपके स्टेट है,
उनके बारे में, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। एंड एब्सोल्यूट इज बेसिकली अबाउट द आर्ट, अबाउट द रिलीजन, अबाउट द फिलोसफी। सो दिस इज द डिफरेंशिएशन। ये आ सकता है क्वेश्चन आपके, अभी तक आया नहीं लेकिन आ सकता है, राइट। तो वर्ल्ड स्पिरिट का जो कॉन्सेप्ट है किनका, हाँ हमारे हीगल का, तो इसका मतलब है डीपेस्ट मीनिंग ऑफ द लाइफ, रीजन बेस्ड होगा, नॉलेज ऑफ इटसेल्फ होता है, तीन तरीके का होता है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड एब्सोल्यूट। तो ऐसे ही तो क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे ही पूछते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। ओके सो इस वाले चैप्टर में इतना ही रखते हैं सर एंड मैम। देखिए बात करते हैं अभी तक हमने क्या डिस्कस कर लिया इसके अंदर। अभी तक हमने डिस्कस कर लिया इनके बारे में, इनकी बायोग्राफिकल स्केच, थोड़े बहुत इनके कॉन्सेप्ट एंड हमने बैकग्राउंड यहाँ पर लेकर दिया। इन दी आने वाले लेसन्स सर एंड मैम हम बात करेंगे इनकी फिलोसफी के बारे में, एंड इनके द कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड, राइट, इनकी द कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री, इनका द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी, द फिलोसफी एंड द स्टेट, राइट। एंड इन द लास्ट सर एंड मैम कि किस तरीके से क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, एंड द टोटली डेरियन फीचर्स ऑफ द हीगल का स्टेट। कुछ नहीं बचेगा इसके बाद, आई गारंटी दैट, राइट। इसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा आपका, राइट। आगे बढ़े तो मिलते हैं अगले लेसन, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे। ओके सो hello learners, welcome back to this brand new lesson. This is the part second. Okay, this is the part second आपका, where we are going to discuss the George Wilhelm Friedrich Hegel sir मैम, ठीक है। यूपीएससी एंड यूजीसी नेट एग्जाम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फिलोसोफर भी है ना। तो अगर पार्ट फर्स्ट अगर आपने नहीं देखा तो आई हाईली सजेस्ट एक बार प्लीज जाए एंड सबसे पहले उसको देख के, राइट। आपको यहाँ पर लिंक भी दिख रहा होगा एंड उसी के साथ आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा, राइट। तो फर्स्ट पार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड आपका वो अगर जब आप पहला पार्ट नहीं देखेंगे ना तो ये वाला समझ में नहीं आएगा, ठीक है। वी हैव लेट दी एक्चुअल फाउंडेशन कि आपको किसी भी पर्टिकुलर फिलोसोफर को पढ़ने के पहले, समझने के पहले पढ़ना चाहिए, राइट, उनके बारे में जानना चाहिए। सो यू विल डेफिनेटली गेट दी ऑल द इंफॉर्मेशन जो कि इस वाले पर्टिकुलर लेसन के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते आपको बताता हूं पढ़ाते किस तरीके से, राइट, और पढ़ते किस तरीके से, बेसिक इस तरीके की चीजों को। आपको पता है कि द इंपोर्टेंस ऑफ रीजन हीगल के लिए कितनी बड़ी बात थी, राइट। इंपोर्टेंस ऑफ रीजन हीगल के लिए कितनी बड़ी बात थी। अब इसका मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। हीगल ना कांत के भी खिलाफ चले गए, कांत इतने जबरदस्त थे, इनको भी इन्फ्लुएंस किया, इनके भी खिलाफ चले गए व्हेन इट कम्स टू द क्लासिफिकेशन ऑफ द रीजन। ये कहते हैं क्योंकि इनका तो बड़ा सब्जेक्टिव होता, इन्होंने कहा था ना सब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव के साथ सर मैम आपका ऑब्जेक्टिव भी रहना चाहिए, समझ गए आप। तो इन्होंने दो तरीके की रीजंस को यहाँ पे बताया, राइट, एब्सोल्यूट भी बताया था एक, तो हमने डिस्कस किया था लास्ट सेशन में। बट अभी हमको यहाँ पे समझना है, इन्होंने ये कहा कि भाई दुनिया भर की बातें करके आ जाओ आप, बट अंत में आपको आना पड़ेगा रीजन के पास ही। ये इन्होंने ये वाली बात करी, ठीक है। तो मैं जितना इजी हो सकता है ना उतना इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूँ। अभी बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपके बाकी है, ठीक है, बस काउंट करते चलिए, है ना। तो बात करते हैं रीजन को लेकर, कहते हैं कि अटमोस्ट इंपोर्टेंस एंड एम्फेसिस दिया इन्होंने रीजन को लेकर के। जब हम बात करते हैं वाज ऑफ ट्रिमेंडियस इंपोर्टेंस फॉर हिम, राइट। अभी कहते हैं क्यों, क्योंकि ह्यूमन इमेनिसिपेशन, जो ह्यूमन की हिस्ट्री है, जो उनका डेवलपमेंट है, जो हुआ है ना, वो एक डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी इन द मॉडर्न पीरियड, एंड ये सिर्फ और सिर्फ रीजन के थ्रू ही आप अचीव कर सकते हैं। क्या, ह्यूमन इमेनिसिपेशन, क्या बोला मैंने, ह्यूमन इमेनिसिपेशन सिर्फ और सिर्फ हम कहां से अचीव कर सकते हैं, थ्रू दी रीजन ओनली, ठीक है। ये कहते हैं कि मैन कुड बी फ्री, मैन आजाद हो सकता है, मैन कुड बी फ्री, बेसिकली हम बात करें तो लिबरेट हो सकता है, बट एंड डेवलप ऑल हिज पोटेंशियलिटीज, है ना। लेकिन सर एंड मैम ये कहां पर होगा सर एंड मैम, सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे स्टेट के अंदर, एक ऐसे स्टेट के अंदर जो प्रोवाइड करेगा इनको रैशनल विल एंड नॉलेज, ठीक है। तो स्टेट के अंदर, इसलिए तो इनकी स्टेट की थ्योरी इतनी पॉपुलर है, इसलिए तो इनकी स्टेट की थ्योरी इतनी पॉपुलर है। तो जो हीगेलियन सिस्टम ऑफ एंटिसिपेशन ऑफ द स्टेट है ना सर एंड मैम, वो इसी को अचीव करने के लिए है, रीजन को अचीव करने के लिए है ना। एंड रीजन को ही इन्होंने फिर बाद में कॉन्शियसनेस बोल दिया, ये सब चीजें, ठीक है। इतना इसी है। अब आप सोच रहे होंगे क्या पढ़ा रहा है भैया, बोर कर रहा है। अच्छा देखिए सर मैम, ये पढ़ाने का तरीका मेरा ना बहुत बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट है। स्लाइड्स मैंने सबकी बना रखी है ना। ये सब नोट्स आपको मिल ही जाएंगे, कहां पर, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, है ना। लेकिन इस तरीके से पढ़ाने से ना सर एंड मैम आपके दिमाग में घर कर जाएंगी बातें, जिंदगी में नहीं बोलोगे, जिंदगी में, इतना मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। इसलिए मैं इसे पढ़ाता हूँ। तो पहले हम इस तरीके से लिख लेते हैं यहाँ पर, है ना। लिखने के बाद उन्हीं को हम स्लाइड्स में ऐड कर देते हैं, तो स्लाइड्स आपको मिल जाएगी, एब्सोल्युटली फ्री है यार, क्या पैसे लोगे आपसे, राइट। आगे बढ़े। ओके सो एज वी ऑल नो दैट ही वाज एन आइडियलिस्ट, एब्सोल्यूट आइडियलिस्ट ही वाज, राइट, एब्सोल्यूट आइडियलिस्ट थे। तो अल्टीमेट रियलिटी क्या है इसको लेकर के इनकी ये बात है कि हीगल वाज एन आइडियलिस्ट, तो अल्टीमेट रियलिटी क्या है, अल्टीमेट रियलिटी क्या होगी सर मैम, तो अल्टीमेट रियलिटी इज द माइंड,
और द आइडिया, और इसको क्या बोला इन्होंने, रीजन। अभी हम यही तो डिस्कस कर रहे थे सर मैम, यही तो डिस्कस करते हुए आ रहे हैं अभी तक। और स्पिरिट एंड सर मैम इसी को इन्होंने बोला गाइएस्ट। क्या बोला इन्होंने, गाइएस्ट। तो बस ये सब चीजें हैं, यही सब घूम फिर के एग्जाम में आ जाएंगे, है ना, कि गाइस्ट का कॉन्सेप्ट किसने दिया एंड व्हाट इज एक्चुअली गाइस्ट मींस, है ना। अच्छा, ईगल ने एक बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट यहां पर दिया था। इन्होंने लिखा कि देखिए समझना इसको बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने कहा था ब्रॉडन योर माइंड्स इन द फर्स्ट पार्ट, रिमेंबर प्रोफेसर लूमी, है ना। सो व्हाट इज रैशनल, सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग, ये कहते हैं कि व्हाट इज रैशनल इज एक्चुअल। ये कहते हैं कि जो जो रैशनल है वो एक्चुअल है, एंड सुनिएगा बहुत ध्यान से, व्हाट इज एक्चुअल इज रैशनल, ठीक है। तो ये कहते हैं कि जो रैशनल है वो आपके एक्चुअल है, एंड जो जो एक्चुअल है वो रैशनल है सर। देखिए ये क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए अर्थ बनी, है ना, तो उस टाइम पे कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ लॉज रहे होंगे, कुछ प्रोसेस रही होगी जो फॉलो हुई होगी ना, है ना, या फिर किसी भी चीज को लेकर के, नॉट जस्ट अर्थ बट एनीथिंग। तो एक रैशनल प्रोसेस होती है। तो वो रैशनल जो कि आपको दिख रहा है ना, जो एक्चुअल है, वो बेसिकली इज द रिजल्ट ऑफ किसी रैशनल प्रोसेस का, ठीक है, जो कि फंडामेंटली अंडरलाइंग द पार्ट ऑफ द प्रोसेस ओनली, एंड रैशनल प्रोसेस आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स गिविंग राइज टू समथिंग एक्चुअल, ठीक है। तो इस तरीके से ये इंटरचेंजेबल है एंड इंटर रिलेटेड है, नॉट इंटर चेंजेबल बट इंटर रिलेटेड, राइट, इंटर रिलेटेड है। अच्छा एक चीज पूछता हूं मैं आपसे, मैंने स्टार्टिंग में भी पूछा था ये, व्हाट इज एक्चुअली, हीगल आपसे बोलते हैं, हीगल आपसे आते हैं और बोलते हैं सर मैम चलिए बताइएगा। तो हीगल को हमने इनवाइट किया यहाँ पर, ये आ गई जी हीगल, ये आ गई जी हीगल जी, है ना। अभी ये पूछते हैं आपसे, बताइए कि यूनिवर्स के बिगिनिंग में क्या था आपके पास, यानी कि आपके पास नहीं, मतलब यूनिवर्स के बिगिनिंग में था क्या। ये कहते हैं कि टोटली एम्प्टी यार, कुछ भी नहीं था, कोई मैटर वेटर कुछ भी नहीं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कहते थे कि सर एंड मैम एक चीज थी, और वो थी स्पिरिट, वो था माइंड, वो था आइडिया, वो था रीजन, वो था गाइस्ट। ये कहते हैं ये सब था सर एंड मैम, एंड इसी को सर एंड मैम गॉड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गॉड। तभी तो बोलते हैं स्टेट इज द गॉड ऑन मार्च ऑन अर्थ, राइट। अवतारवाद, ये सब चीजें हैं। तो यहीं से देखा जा सकता है कि अवतारवाद की धारणा यहाँ पर आपको यहाँ पर मिलती है ना। तो ये कहते हैं देखिए माइंड इज टोटली विदाउट कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पर कॉन्शियसनेस का खेल है सरन मैम। क्या बोला मैंने, कॉन्शियसनेस का खेल है। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है, कॉन्शियसनेस का मतलब होता है सेल्फ कॉन्शियस होना, अपने बारे में पता होना, सेल्फ रियलाइजेशन। सरन मैम ये कहते हैं इस चीज को लेकर के, ये कहते हैं ये थे तो सही लेकिन इनको रियलाइजेशन नहीं था इस बात का। ये कहते हैं आप हो लेकिन आपको पता नहीं आप हो। तो इस तरीके की बात यहाँ पर करते हैं। अब समझते हैं इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। अब ये कहते हैं कि भाई अब जो ये कॉन्शियसनेस है, ये जो गाइस्ट है, ये जो रीजन है, इसको समझना पड़ेगा अपने आप को, सेल्फ रियलाइजेशन करना पड़ेगा। तो इसलिए इस आइडिया को सरन मैम कन्वर्ट होना पड़ेगा मैटर में। यस, इसको कन्वर्ट होना पड़ेगा मैटर में। देखिए सिंपल है यार, जैसे मान लीजिए पानी है, पानी बरसता है ना, पानी बरसता है ना, लेकिन उसको क्या चाहिए, सरफेस चाहिए, सरफेस टेंशन के लिए सरफेस चाहिए। तो क्या करते हैं, सोइल पार्टिकल्स उस पे जाते हैं, सोइल पार्टिकल्स इस पे चिपक जाते हैं, तभी तो पानी फिर आकर के बरसता है ना। उसी तरीके से आइडिया को चाहिए सरफेस, तो वो सरफेस है आपके मैटर। तो मैटर क्या है यहाँ पर सर मैम, वो है ह्यूमन। समझ गए, एनिमल भी है वैसे तो, है ना, प्लांट भी है, लेकिन वो भी, वो अगर हम बात करें तो वो भी सेल्फ कॉन्शियस नहीं है, उनमें शक्तियां ही नहीं है सोचने समझने की, है ना। हालांकि उस टाइम की बात करते हैं, मिडीवल उस टाइम की बात कर रहे हैं, लेकिन सर एंड मैम आज तो पर्सपेक्टिव अलग है ना। नेक्स्ट बात करते हैं इसी के अंदर जैसे जैसे ह्यूमन का इमेनिसिपेशन होता जाएगा ना, देखिए कितना ब्यूटीफुली इन्होंने कनेक्ट किया है। देखिए जिस तरीके से इंसान का इमेनिसिपेशन, जो इमेनिसिपेशन होता जाएगा, इमेनिसिपेशन होता जाएगा, उसी तरीके से सेल्फ कॉन्शियसनेस भी बढ़ती जाएगी, किसके, आपके माइंड की। बढ़ती जाएगी, नहीं बढ़ती जाएगी, बिल्कुल बढ़ती। लेकिन ये कहते हैं कि कंप्लीट कॉन्शियसनेस नहीं है, ये कंप्लीट कॉन्शियसनेस नहीं है सर मैम। तो फिर क्या कंप्लीट करेगी इसको, सर एंड मैम एक आइडिया है, द एसेंस ऑफ माइंड सर एंड मैम इज फ्रीडम। मैंने कहा था ना, इसलिए कह रहा हूं मैं, फर्स्ट लेसन जरूर जाकर के देखना, मैंने इंपॉर्टेंस बताई है वहां पर आपको इन सब चीजों की, है ना। तो एसेंस क्या है आपके माइंड का, स्पिरिट का, है ना, गॉड का, और ये भी जो गाइस्ट है इसका एसेंस है फ्रीडम। तो स्पिरिट प्रोग्रेसेस इन द कॉन्शियसनेस ऑफ द फ्रीडम। अब कैसे मैं कह रहा हूं, देखिए जैसे जैसे फ्रीडम आपकी बढ़ती जाएगी, कॉन्शियसनेस भी आपकी बढ़ती जाएगी, क्योंकि ह्यूमन इमेनिसिपेशन और ह्यूमन के सोचने करने की शक्ति से, या फिर उसका मैटर में आ जाने के कारण कॉन्शियसनेस तो बढ़ गई, लेकिन वो सेल्फ पूरी नहीं है, कंप्लीट नहीं।
तो इसी तरीके से जैसे जैसे इंसान और जो ह्यूमंस होते हैं वो अपनी सेल्फ नॉलेज कनेक्ट करते जाएंगे, सेल्फ नॉलेज इंक्रीज करते जाएंगे सर एंड मैम, वैसे वैसे आपका ये जो माइंड है, माइंड ये आपका गाइस्ट है, वो रियलाइज करने लग जाएगा हिमसेल्फ एज आपका जब फुल कॉन्शियसनेस की जो परिस्थिति आ जाएगी, समझ गए, फुल कॉन्शियसनेस की जो परिस्थिति है वो भी रियलाइज कर लेंगे। तो कुल मिलाकर के बात सर एंड मैम ये इसी के पैरेलल चलती है या फिर इसी पर डिपेंड है। तो यही तो बोला स्टार्टिंग में कि भाई आइडिया रियल होता है, दिखता नहीं है लेकिन रियल है ना, आइडिया दिखता नहीं है लेकिन रियल है, उसको जरूरत किसकी पड़ी, मैटर की, तो मैटर का इस्तेमाल हमने कर लिया यहाँ पर ह्यूमंस का, है ना। ओके देखिए अभी इसको यहीं पर ही छोड़ते हैं, ये जितनी भी फ्रीडम रैशनैलिटी है ना ये सब हमने बात करी गाइस, ये सब यही छोड़ो। अब हम समझते हैं ईगल का सबसे जबरदस्त आइडिया, द डायलेक्टिकल मेथड ऑफ हीगल, है ना। अच्छा स्लाइड्स पे जंप करने के पहले थोड़ी बहुत बातें बता दूं आपको ताकि आपको आइडिया हो जाए सर एंड मैम कि भाई द लेवल ऑफ रिसर्च हम कितनी करते हैं, है ना, एंड आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट भी है सर एंड मैम, ठीक है। तो मैं कुछ बातें बता देता हूं आपको, सुनना बहुत ध्यान से सुनना, राइट। ओके तो जो हीगल्स का डायलेक्टिकल मेथड है इसने बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया है इनकी जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है ना, इनका द आइडिया, इनका जो कंपोनेंट्स ऑफ थीसिस, फिर हमारा एंटीथीसिस एंड देन सिंथेसिस, ठीक है, ये तीन कंपोनेंट है इसके, राइट। सो ये हीगल कहते हैं कि भाई ये बहुत ही किसी भी प्रॉब्लम ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस, दूसरा वर्ड आता है द प्रॉब्लम ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस, राइट। तो किसी भी प्रॉब्लम ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन को सॉल्व करने के लिए ये जो मेथड है ना ये बहुत इजी है, ये मेथड है ना जो बहुत ही आपका मेजर थ्रस्ट है एक्चुअली, एंड ये कभी क्लेम नहीं करते कि मैंने इसका इन्वेंटर हूं या फिर मैं इसको लेकर के आया हूं ना, ये कहते हैं कि भाई सोक्रेटिस ने भी इसका इस्तेमाल किया, प्लाटो ने भी किया, अरिस्टोटल ने भी किया, ठीक है। तो ये कहते हैं कि सोक्रेटिस ने भी किया सर ना, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बात करें ईगल को लेकर के इस वाले मेथड में, तो इन्होंने सबसे पहले जो कांट की थ्योरी थी हमने बात की थी, जो कांट की थ्योरी थी क्रिटिकल थ्योरी, उसको क्रिटिसाइज करने के लिए बेसिकली इन्होंने सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया, है ना, कि भाई जो इनलाइटनमेंट के फिलोसॉफिकल मेथड उसके रिजेक्शन को लेकर के, ठीक है, एक तो ये चीज है। उसके अलावा हमारे डिस्कार्टिस थे, उनका वर्क भी था, है ना, डिस्कार्टिस, और उनका भी क्या फाइनली कंक्लूजन निकला कि जो साइंटिफिक मेथड है वो इनएप्रोप्रिएट है भाई, है ना। क्रिटिकल फिलोसफी में हम इसकी बात करते हैं, ये फिर हम फिर कभी देखेंगे। तो हीगल का जो डायलेक्टिकल मेथड है दैट प्री सपोज करता है दैट जो आइडियाज एंड बिलीव्स है वर टू बी रिलेटेड टू देयर इंस्टीट्यूशंस एंड सोशल स्ट्रक्चर्स, एक तो ये चीज है। अच्छा ये सुनो बहुत जबरदस्त चीज बता रहा हूं, मेंस में लिखना मजा आ जाएगा एंड क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। तो आरजी सुनना है, बहुत बहुत जबरदस्त है, कॉलिंगवुड, आरजी कॉलिंगवुड ने क्या पता है क्या बोला इनके बारे में, इन्होंने कहा है कि जो हीगल्स की ये जो डायलेक्टिकल मेथड है इसका पूरा बेसिस क्या है, उसका बेसिस क्या है सर एंड मैम, इसका बेसिस है कांस्टेंट एंडेवर टू कन्वर्ट एवरी ओकेजन ऑफ नॉन एग्रीमेंट इनटू द ओकेजन ऑफ एग्रीमेंट। ये कहते हैं जितनी बार भी आप डिसएग्रीमेंट करोगे उसको एग्रीमेंट में बदलने की प्रक्रिया है ये, उस पर बेसिस है ये, ठीक है। तो ये बात है, हीगल ने क्या बोला इसके बारे में, खुद के बारे में, इस डायलेक्टिकल मेथड के बारे में कि द इनड्वेलिंग टेंडेंसीज, ये सुनना बहुत जरूरी चीजें हैं, ये सामने और था कि मुंह से सुन लोगे ना आप, उसके बाद आपको बिलीव हो जाएगा समझ में, समझ में आने लगी ये चीजें, बाकी मैं तो हूं ही आपको एक्सप्लेन करने के लिए इजी लैंग्वेज में, राइट। अच्छा छोड़ो छोड़ो, इजी वे में समझाता हूं सीधा, ये पता है क्या कहते हैं कि कौन कहते हैं, हीगल, किसके बारे में, इट इज द ओनली ट्रू मेथड जिसके कारण आप किसी भी प्योर थॉट को कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं, ठीक है। इट्स ओनली ट्रू मेथड जो कि कॉम्प्रिहेंड करने में मदद करता है प्योर थॉट को, ठीक है। तो इन्होंने कहा डायलेक्टिक भाई वन साइडेडनेस को हटाता है, जो लिमिटेशंस है ऑफ प्रेडिक्ट्स ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रू लाइट उसको एक्सपैंड करता है। तो कहते हैं डायलेक्टिकल प्रिंसिपल्स कॉन्स्टिट्यूट्स द लाइफ, क्या बोला मैंने, द लाइफ एंड द सोल ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस, ये इसको बात कहते हैं, बहुत साइंटिफिक है ये कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से नेक्स्ट बात करें तो मार्क्स ने भी कही होगा डेफिनेटली, तो मार्क्स खुद इंस्पायर हुए इनसे लिखने के लिए, मार्क्स ने भी कहा था कि भाई अगर कभी मुझे टाइम मिलेगा ना तो हीगल का जो डायलेक्टिकल मेथड है उसको जो आम लोग है, आम जनता है, ऑर्डिनरी ह्यूमन इंटेलिजेंस है, वहां तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, लेकिन कभी मिला नहीं टाइम, तो उन्होंने कभी लिखा भी नहीं। लेकिन किसने लिखा फिर, पोपर ने लिखा, कार्ल पोपर ने लिखा, है ना। पोपर का क्रिटिक तो बहुत जबरदस्त है इनको लेकर के, कार्ल मार्क्स को लेकर के, है ना, प्लाटो को लेकर के, कार्ल पोपर पढ़ेंगे यार इन डिटेल, है ना, मैम पढ़ाएगी, है ना। ओके आगे बढ़े। ओके अब ये एक बहुत ही इजी वे में आपको एक्सप्लेन करने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ, ठीक है, बताना मुझे अगर आपको समझ में आया तो, राइट। अच्छा देखिए क्या बोलते हैं ये कि
तीन चीजें होती है इसके अंदर। एक होती है थीसिस, यानी कि किसी पर्सन ने कोई आर्गुमेंट रख दिया आपके सामने, जिंदगी में नहीं बोलोगे अगर आपने इस तरीके से पढ़ लिया तो, है ना। ये कहते हैं कि भाई किसी पर्सन ने कोई क्लेम रख दिया, उसको थीसिस बोल दिया। अब कोई और पर्सन आया, उसके लिए इसने कहा कि नहीं इसमें ये कॉन्ट्राडिक्टरी है ना, ये सब चीजें हैं, तो उसने इसको क्या बोल दिया, एंटी थीसिस। उसने इसको क्या बोल दिया, एंटीथेसिस। भाई इसके अंदर कॉन्ट्रडिक्शन देखे होंगे, तभी तो एंटीथेसिस आया ना। यस एग्जैक्टली। एंड थर्ड थर्ड क्या बात करते हैं सर मैम, ईगल का फेवरेट एग्जांपल भी है। अच्छा सॉरी, अच्छा थर्ड पार्ट बेसिकली इसका है सिंथेसिस। क्या बोलते हैं सिंथेसिस का मतलब यहाँ पर, सिंथेसिस का क्या मतलब यहाँ पर कि भाई जो सर मैम ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट है आउट ऑफ दिस थेसिस एंड सिंथेसिस, एंड इनसे मिलकर के जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो खत्म कर आके जो बचे वो सिंथेसिस आपका क्या, राइट। अब इसका एक बेस्ट एग्जांपल ये देते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूं तो द थीसिस ऑफ बीइंग एंड एंटीथीसिस ऑफ नॉन बीइंग, ये कहते हैं कि सिंथेसिस ऑफ बिकमिंग। अब इसका मतलब क्या है, देखिए आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं। ये कहते हैं कि सिंथेसिस क्या है, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, देखिए समझने को मजा आ जाएगा, आपको समझने में मजा आ जाएगा, मजा। देखिए सुनिएगा, ये कहते हैं कि थीसिस क्या है सर मैम आपके, थीसिस इज बेसिकली द ब्लू ओवर बेबी ब्लू, या फिर जो भी कलर है ना। एंटीथेसिस क्या है, एंटीथेसिस इज बेसिकली आपके येलो ओवर पेल येलो। आप कहते हैं कि भाई इन दोनों में बहुत कॉन्ट्राडिक्शन है, इसमें भी कमी इसमें भी कमी, तो सिंथेसिस आ जा, सिंथेसिस आ गया। तो सिंथेसिस इज बेसिकली द मिंट ग्रीन, द मिंट ग्रीन। समझ में आ रहा है ये सिंबोलिज्म, ये सब एग्जांपल ये क्यों इस्तेमाल करते हैं, ताकि समझ में आ जाए आपको, है ना। तो कहते हैं कि ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है, ये प्रेडिक्शन नहीं है सर मैम, अगर क्वेश्चन आ जाए तो उड़ा देना उसको वहीं पे ही, कि प्रेडिक्शन नहीं है सर मैम, इट्स अ हिस्टोरिकल फिनोमिना। ठीक है, सिर्फ कंबाइन करके एक उजागर नई चीज लाने का मतलब डायलेक्टिक नहीं होता है, इट्स अ वेरी कैलकुलेटेड फिनोमिना, वेरी हिस्टोरिकल फिनोमिना, समझ गए, इट्स नॉट जस्ट अ प्रेडिक्शन। अच्छा व्हेन इट कम्स टू दी, अब स्लाइड से पढ़ते हैं तो भाई बनाई तो इसको भी देख लेते हैं। देखिए जो हीगल्स की जो पॉलिटिकल फिलॉसफीज हैं वो डायलेक्टिकल मेथड पर डिपेंड करती है, मेनली रेस्ट करती है, तो हमने एक्सप्लेन कर ही दिया था। एज ऑलरेडी पॉइंटेड आउट, हीगल बोरोड दिस कॉन्सेप्ट फ्रॉम सोक्रेटिस, राइट, एंड हु वाज द फर्स्ट एक्सपोनेंट ऑफ दिस मेथड। सोक्रेटिस के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के देख लो। अब मैंने आपको सब कुछ समझा दिया, अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ दी किसर एंड मैम, फॉर द सेक ऑफ इट, राइट। अब बस हम उसको पढ़ रहे हैं, राइट, ओके आगे देखें, आगे देखें। हीगल वाज हिमसेल्फ एक्सप्रेस्ड हिज डेट टू द सोक्रेटिस फॉर दिस मेथड, ऑलरेडी डिस्कस। सो द डायलेक्टिक मींस टू डिस्कस, सिंपल चीजें है ना। सोक्रेटिस भी कहता था कि भाई सिंपल है, ट्रूथ ओनली बाय कांस्टेंट क्वेश्चनिंग। अगर आपसे उसने कुछ बात बोल दी तो वो क्वेश्चन करेंगे उनको, सोक्रेटिस की आदत भी थी ये, है ना। सोक्रेटिस के बारे में पूरी बातें जाननी है ना, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, एक बार जाकर के देखना, है ना। ही वाज इट वाज द प्रोसेस ऑफ एक्सपोजिंग द कॉन्ट्राडिक्शन थ्रू द मेथड ऑफ डिस्कशन। सिंपल है, बट बहुत सिंपल है यार, समझो इसको बहुत ध्यान से, है ना। हैविंग टेकन अ क्लू फ्रॉम द सोक्रेटिस, हीगल आर्ग्यूड, इन्होंने भाई बात करी कि जो एब्सोल्यूट आइडिया और स्पिरिट है, और द स्पिरिट इन सर्च ऑफ द सेल्फ रियलाइजेशन मूव्स फ्रॉम बीइंग टू नॉन बीइंग टू बिकमिंग। अभी हमने डिस्कस किया था ना, इनका फेवरेट एग्जांपल है ये, तो फ्रॉम बीइंग टू नॉन बीइंग टू बिकमिंग। तो इस तरीके से यार ये बड़ा सिंपल है। एंड मैंने इसलिए कहा था आपसे स्टार्टिंग में कि भाई जो मैं बोलता हूं ना उस पर ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि और भी चीजें हैं, बियॉन्ड भी चीजें हैं भाई, वहां से आती है चीजें। ओके, सिंथेसिस हैज इट्स एलिमेंट ऑफ थीसिस एज वेल एज एंटीथेसिस। सो टू पुट इन सिंपल वर्ड्स, एन आइडिया मूव्स फ्रॉम थीसिस to antithesis until the synthesis has to is found. The synthesis has its element from thesis as well as antithesis. Simple है. In due course, the synthesis itself acquires the status of the thesis. जैसे मान लीजिए synthesis बन गया, है ना, थीसिस और एंटीथीसिस है, लेकिन ये जो सिंथेसिस है ना वो भी फाइनली जाकर के थीसिस ही बनेगा, फिर से which ultimately gives rise to the antithesis and the process goes on. मैंने कहा था ना नेवर एंडिंग है, नेवर एंडिंग, लेकिन एंड कब होगा। इन प्रैक्टिस अगर हम बात करें तो हीगल अप्लाइड दिस डायलेक्टिकल मेथड टू द डोमेन ऑफ द आइडियाज, देयरफॉर हिज मेथड मे बी डिस्क्राइब्ड एज डायलेक्टिकल आइडियलिज्म। क्या बोला मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डायलेक्टिकल आइडियलिज्म। इट मींस दैट एवरी आइडिया, जो हर आइडिया होता है थीसिस, गिव राइज टू द काउंटर आइडिया जो कि एंटीथेसिस होता है, एंड जो ओरिजिनल आइडिया होता है द काउंटर आइडिया, जो मर्ज होते हैं टू गिव राइज टू अ न्यू आइडिया। समझ गए, ये किसको लीड करते हैं, टू द न्यू आइडिया। एंड मार्क्स की जो मार्क्स का जो थ्योरी है, मार्क्स की जो थ्योरी है वो क्या है, डायलेक्टिकल, बताइएगा कौन कौन बता रहा है, डायलेक्टिकल यस मटेरियलिज्म। तो मार्क्स पढ़ेंगे तब एक्सप्लेन करेंगे भाई इनको, तो और अच्छा और अच्छे समझ में आएगा वो, राइट। तो ओके, अब हीगल जो है वो आर्ग्यू करते हैं थ्रू द यूज ऑफ दिस आइडियल डायलेक्टिकल मेथड
ही हैज डिस्कवर्ड द ग्रेटेस्ट फॉर्मूला इन द हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी, राइट। ये कहते हैं बड़ा बड़ा कमाल का है ये वाला फॉर्मूला, एक कांत ने भी दिया था, नाम बताइएगा, नाम बताइएगा। ही मेंटेन दैट द मार्च ऑफ रीजन इन हिस्ट्री वाज अ कॉम्प्लेक्स डायलेक्टिकल प्रोसेस। ये कहते हैं कि जो प्रूव करने के लिए क्या चाहिए हमको, जो हमने बात करी है मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ की, उसके अलावा और भी बहुत सी चीजें ना, है ना। तो इट इज अ मैकेनिज्म बाय विच द थॉट प्रोफाइल्स इटसेल्फ, ठीक है। द डायलेक्टिकल आइडियलिज्म was a logical apparatus for interpreting the history in its true perspective। ये सच्चाई है भाई, यही जो दिखता है ना, यही इसी की बात करी थी उन्होंने स्टार्टिंग में भी, एक्चुअल जो आपको जो सामने दिखता है, ठीक है, आइडिया। ओके, तो अब इसका यूज किस तरीके से इन्होंने किया और कहां पर किया, ये हमको यहाँ पे देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है ना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो इसको एक बार बहुत ध्यान से समझ लेना, ये यूपीएससी में आया हुआ है ना। उसके अलावा भाई छोटी छोटी चीजें हैं, निकाल करके लेके जाएंगे, जैसे डिस्क्रिप्शन हो गया इनका, है ना, इनका क्लासिफिकेशन हो गया, तो वो नेट में ही पूछा गया बहुत बार, है ना। तो अगर हम इसकी बात करें डायलेक्टिकल मेथड की, हैविंग स्टेटेड हिज डायलेक्टिकल मेथड, अगर हम बात करें, हीगल आर्ग्यूड दैट द फिनोमिना कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ द डायलेक्टिक्स एंड व्हेन कॉन्ट्रास्टेड विद इट्स अपोजिट। जैसे प्लेजर इज द बेस्ट अंडरस्टूड इन द अपोजिशन टू द पेन, है ना, पेन का अपोजिट क्या होता है, प्लेजर, है ना। किसकी थ्योरी थी वो, किसकी थ्योरी थी बताइए, है ना, प्लेजर पेन की थ्योरी कौन ने दी थी मुझे बताइएगा। तो दिस इज द आपका आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, द मोस्ट प्रोबेबली द लास्ट क्वेश्चन है। तो ये कहते हैं कि हीट इन अपोजिशन टू द कोल्ड, गुडनेस इज अपोजिशन टू द आपका बैडनेस, है ना, जस्टिस इनजस्टिस के। हीगल हैज गिवन सेवरल इंस्टांसेस ऑफ थीसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस। तो एग्जांपल तो भर के दिए उन्होंने, ठीक है, एक्सप्लेन तो बड़े जबरदस्त तरीके से उन्होंने किया, और मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, बताइएगा आपको समझ में आया तो, ठीक है। द फॉलोइंग इंस्टांसेस गिवन बाय हिम और आर नॉट वर्दी एंड यू शुड रिमेंबर देम। ओके, सो ये कहते हैं कि फैमिली, जैसे मान लीजिए फैमिली इज अ थीसिस, सिविल सोसाइटी इज अ एंटीथेसिस। अब इन दोनों से मिलकर के क्या बन गया, फिर इनमें कॉन्ट्राडिक्शंस थे, कमियां थी, स्टेट बन गया ना, स्टेट बन गया कि नहीं बन गया। तो फिर अब इन स्टेट से अच्छी तो कोई अभी तक थ्योरी मिली नहीं, मिल जाएगी जब ये भी थीसिस बन जाएगा। सिमिलरली जो डिस्पोटिज्म होता है वो थीसिस है, डेमोक्रेसी आपके एंटीथेसिस है, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इज द सिंथेसिस अकॉर्डिंग टू दी। हम इसकी बात कर रहे हैं किनकी, हीगल की। अब ये मत कहने लग जाना कि यार ये क्या है ना, अलग अलग है, अलग अलग। तो किसी के लिए डेमोक्रेसी सिंथेसिस हो सकता है, इट्स अ मैटर ऑफ डिस्कशन। सो इनऑर्गेनिक वर्ल्ड में जो थी, इनऑर्गेनिक वर्ल्ड सॉरी इज द थीसिस, ऑर्गेनिक वर्ल्ड इज द एंटीथेसिस एंड ह्यूमन बीइंग्स आर द सिंथेसिस। तो ये एक्सप्लेन करने के लिए इतने भर भर के एग्जांपल दे रखे हैं भैया आपको, तो अब भूलना मत जाना इसको, है ना, बार बार देखो, याद हो जाएगा। Hegel believed that the true nature of things can be known only if the contradictions are also known। ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्शन देखिए सिंपल है यार, मान लीजिए थीसिस है, किसी ने थीसिस लिख दिया या फिर बात बता दी, है ना, अब आपको इसके अंदर का जो कॉन्ट्राडिक्शन है पता तो होना चाहिए ना, कॉन्ट्राडिक्टरी इस आर्ग्यूमेंट्स होना चाहिए, है ना, फैक्ट्स होने चाहिए, तो तभी तो आप एंटीथेसिस दोगे, तभी तो आप एंटीथेसिस लिखोगे, बात करोगे, तभी तो फिर इनसे बताए, फिर इनमें कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा, फिर आपका सिंथेसिस आएगा, ऐसे 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 ऐसे, समझ गए। सो द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन में इसी का पार्ट है द कॉन्ट्राडिक्शन और द निगेशन ऑफ निगेशन, इस तरीके से। दिस इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द कॉस्मोस एंड ऑल्सो ऑफ द फंडामेंटल लॉ ऑफ द थॉट्स, राइट। तो ये हो गया आपका डायलेक्टिक्स का पूरा टॉपिक कंप्लीट। अब बताइएगा इसके अलावा और कहां से आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, है ना, नोट्स आपको दे दिए, एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया, एग्जाम्पल्स आपको दे दिए, और बताइए क्या पढ़ना है, यूज बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ लें, फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री पढ़ लें। ओके, सो व्हेन इट कम्स टू द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, जो हमारे हीगल साहब हैं, इन्होंने ना बहुत सारी चीजें कि भाई प्रेजेंट में तो बेसिकली हम कन्विंस कर ही लेते हैं बाकी चीजों को लेकर के, लेकिन जो पास्ट में चीजें हो चुकी है ना सर मैम, उसको एक्चुअलाइज करने के लिए रीजन के बेसिस पे, है ना, क्या रोल प्ले करता है फिलोसफी के अंदर, वो चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हिस्ट्री की सर मैम समझ होना जरूरी है, वो भी हिस्ट्री किसकी, फिलोसफी की हिस्ट्री, ठीक है। तो कांत हीगल में बहुत डिफरेंसेस को लेकर के व्हेन इट कम्स टू दी फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, कांत ने भी करी थी इस चीज को लेकर के कि भाई फिलोसॉफिकल रीजनिंग जो होती है ह्यूमन नेचर को लेकर के, ये परमानेंट होती है, अनचेंजिंग होती है, ठीक है, कांट बोलते हैं ये चीज, लेकिन बस हीगल अलग है भाई, हीगल अलग है, ये कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, कि भाई हिस्टोरिकल अप्रोच जैसे जैसे चेंज होती गई है वैसे ह्यूमन भी बेसिकली उनका नेचर भी चेंज होता हुआ गया, समझ गए आप। ओके, सो और उन्होंने इसमें सहायता किसके लिए, डायलेक्टिकल मेथड की, हमने ऊपर बात करी है इस चीज को लेकर के। ओके, एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली देखिए, जब हम बात करते हैं एंगल्स की एंड कार्ल मार्क्स की, तो वो भी स्टूडेंट्स थे किसके, हिस्ट्री के, उन्होंने भी हिस्ट्री पे काम किया, है ना। तो उन्होंने इसको बड़ा रिकॉग्नाइज किया, ये कहते थे कि जो हीगल का सेंस ऑफ हिस्ट्री है ना, इज द ट्रूली रिफ्लेक्टेड द प्रोसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, समझ के। तो जो इतनी बड़ी बात बोल दी किसके बारे में, हीगल के बारे में, इनके परसेप्शन ऑफ हिस्ट्री के बारे में।
ये क्या कहते हैं कि इनकी जो ये फिलोसफी है ना, ये वाली फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री वाज मोस्टली द मेथड फॉर कि अंडरस्टैंड करना है हमको। क्या बोला मैंने कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हिस्ट्री, समझ गए। ये ही बिलीव्ड दैट कि जो फिलोसोफर्स हैं और जितने भी थिंकर्स हैं कुड नॉट बी कंसिडर्ड आउटसाइड द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। इनको सबको ला लेकर के आना ही पड़ेगा आपको समझना है तो। एंड द रीजन ही स्ट्रेस दिस इज बिकॉज कि इनका जो बिलीफ है ट्रुथ को लेकर के कि since the basis of human understanding changes from one generation to the next, unlike they can't, है ना, who do not believe on this, है ना, there is no eternal truth but rather right and wrong। ठीक है, ये कहते हैं कि एटर्नल ट्रुथ नहीं है इसके अलावा और कुछ भी। ये कहते हैं कि राइट एंड रॉन्ग हो सकता है, राइट एंड रॉन्ग हो सकता है, बट रियलिटी तो यही है ना, टू अ सर्टेन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। समझ गए आप। ये कहते हैं कि राइट एंड रॉन्ग हो सकता है लेकिन रियलिटी तो यही है, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल जो ईगल है ना आपके लिए, इनके लिए जो ट्रूथ है इज बेसिकली अकॉर्डिंग टू, इनफैक्ट अगर हम बात करें ईगल को लेकर के, तो ट्रूथ वाज दैट द सेम प्रोसेस ऑफ द हिस्ट्री इन सेंस। समझ गए, जो हिस्ट्री को जानने की आपकी समझ है वही आपको ट्रूथ को जानने की भी समझ है। तो ये बहुत ब्यूटीफुली कनेक्ट करते हैं। रिमेंबर हमने पहले बात करी थी कॉन्शियसनेस को लेकर। तो ट्रुथ क्या है? ट्रुथ सर एंड मैम इज नथिंग, इज नॉट एन आपके ऑब्जेक्टिव एंटिटी, इज इट इज ऑल्सो नॉट एन आपका सब्जेक्टिव। समझ गए, so it is up to the individual। okay, so truth is an evolving reality that develops in the same way that the world spirit does। ठीक है, हमने वर्ल्ड स्पिरिट कैसे डेवलप होती है वो भी देख लिया था। बट टुवर्ड्स द फुल ऑफ द ट्रुथ, अगर हम बात करें रादर देन टुवर्ड्स द फुल नॉलेज ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, तो थोड़ा सा रियलिटी से अलग है, बट सर मैम दिस इज ट्रुथ। कुल मिलाकर के ये है कि हिस्ट्री जैसे जैसे डेवलप होगी ट्रुथ भी डेवलप होता चल जाएगा। ठीक है, अलोंग साइड द हिस्ट्री एंड ह्यूमैनिटी। क्या बोलते हैं हीगल? हीगल बोलते हैं हिस्ट्री इज नथिंग बट अ जर्नी ऑफ स्पिरिट टू रीच द सेल्फ कॉन्शियसनेस। अब स्पिरिट क्या होता है, स्पिरिट के बारे में सब कुछ जो हमने पहले देख चुके हैं, है ना। अब बात कर ले इसकी। अब इतना कुछ मैंने समझा देना बोल के, अब देखना कितना इजीली आप पढ़ पढ़ के इसको जब पढ़ेंगे स्लाइड को, कितना इजीली आपको ग्रास्प कर लोगे आप उसको, राइट। तो सर एंड मैम इनके अकॉर्डिंग जो इनका ये देखिए जॉर्ज विलहेल्म फ्रेडरिक हीगल, इनका पूरा नाम है द ट्रू, अगर हम बात करें द ट्रू सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री इज यूनिवर्सल नॉट द इंडिविजुअल, द ट्रू कंटेंट इज द रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ कॉन्शियसनेस, यहां पर हम देख चुके हैं, ऑफ द फ्रीडम नॉट द इंटरेस्ट नीड्स एक्शन ऑफ द इंडिविजुअल। समझ गए, सेल्फ कॉन्शियसनेस फ्रीडम, सेल्फ कॉन्शियसनेस फ्रीडम। तो द एब्सोल्यूट आइडिया इज डायनेमिक एंड एवर इवॉल्विंग, ये कितना रुकता नहीं है, स्टैटिक नहीं है, ये चलता रहता है, डायनेमिक है। ठीक है, इट मूव्स फॉरवर्ड इन सर्च ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, दैट इज, इस चीज को इन्होंने कहा अनफोल्डिंग ऑफ द रीजन, अनफोल्डिंग ऑफ द रीजन। ब्रिलियंट ब्रिलियंट आइडिया, है ना। हालांकि अब बहुत बेसिक लगता है लेकिन उस टाइम में बहुत बड़ी बात की हुई ये, है ना। द होल यूनिवर्स इज द रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ अनफोल्डिंग ऑफ द रीजन। इनफैक्ट हीगल की जो फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री है इज समवॉट सिमिलर टू द क्रिश्चियन थियोलॉजी। क्रिश्चियन थियोलॉजी क्या बोलती है, which sees history as a pattern of meaningful event which can be understood in terms of cosmic design। अब इसमें नहीं पढ़ेंगे हम, इतना समझ लो बस ये, क्यों? क्योंकि इन्होंने थियोलॉजी पढ़ी है भैया, इन्होंने भी तो थियोलॉजी पढ़ी है, पढ़ाई भी है। सो इट इज अनफोल्डिंग ऑफ रीजन अंडर द गॉड्स गाइडेंस और इज विल्ड बाय द गॉड, है ना, इस चीज को लेकर के। अब इसमें पहला एस्पेक्ट है इवोल्यूशनरी प्रोसेस, दैट इवोल्यूशनरी प्रोसेस द एब्सोल्यूट आइडिया और द स्पिरिट। अब इसको हम बहुत बहुत ही जो स्ट्रक्चरल वे में पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हमें एज ऑलवेज अब समझना मैं क्या बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसको समझना है ना। देखिए ये कहते हैं कि भाई सिविलाइजेशन जो होते हैं, समझना क्या बोला मैंने, मैंने नहीं, मतलब ईगल साहब बोलते हैं कि जो सिविलाइजेशन होते हैं दीज आर बेसिकली द व्हीकल्स, ये व्हीकल्स होते हैं थ्रू विच हिस्ट्री प्रोग्रेसेस। समझ गए, बहुत बेसिक है। सिविलाइजेशन क्या होती है, द व्हीकल्स थ्रू विच द हिस्ट्री प्रोग्रेसेस, है ना। अब कहते हैं मेन गोल क्या है, कॉन्शियसनेस को अचीव करना ना। कॉन्शियसनेस चाहिए भाई हमें, तो पता चलना चाहिए कॉन्शियसनेस होता है इट्सेल्फ। ये कहते हैं कि जो कॉन्शियसनेस ऑफ फ्रीडम है डेवलप्स टू अ सर्टेन पॉइंट्स इन अ व्हाट, इन अ गिवन सिविलाइजेशन। अब जो मेन सिविलाइजेशन होगी दैट अराउज द वर्ल्ड हिस्ट्री रिप्रेजेंट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द प्रोग्रेस टुवर्ड्स द फ्रीडम। कुछ नहीं है कह रहे कि फ्रीडम की कॉन्शियसनेस के लिए डिफरेंट स्टेजेस से उसको गुजरना पड़ता है, इतना सा बात है ना। और उसका व्हीकल क्या है, सिविलाइजेशन है। ठीक है, हर सिविलाइजेशन का एक अंत भी आएगा जिसके अंदर एक पॉलिटिकल थिंकर आएगा जो सबको क्यूमुलेट करके इकट्ठा करके वो एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, राइटिंग करेगा, उसके बारे में बताएगा जनता को, आने वाले जनरेशंस को। ठीक है, एक तो ये चीज है। तो फॉर हीगल देयर वाज ओनली, जब हम बात करते हैं थ्री ग्रेट वर्ल्ड हिस्टोरिकल स्टेजेस, तो कौन कौन सी हिस्टोरिकल स्टेजेस है मैंने आगे लिखी हुई है, लेकिन ये सब समझ में आ जाएगा ना, तो आ गया फिर आपको, हो गया काम आपका। तो पहला होता है आपका ओरिएंटल
अच्छा इसको सब ढंग से करते हैं यार, रुकिए रुकिए एक सेकंड। देखिए अब यहाँ पर देना, अब बढ़िया लग रहा है। ओके, सो ये कहते हैं कि भाई तीन स्टेजेस हैं, तीन फेजेस हैं। तो सबसे पहले तो कहते हैं वर्ल्ड ऑफ ओरिएंटल, सॉरी फॉर दैट, तो यस हियर, ओके मैंने पहले लिख दिया आपके लिए। तो वर्ल्ड ऑफ ओरिएंटल डिस्पोटिज्म, ये तीन फेजेस हैं। द वर्ल्ड ऑफ ग्रीक सिटी स्टेट्स एंड द पोस्ट रिफॉर्मेशन मॉडर्न क्रिश्चियन यूरोप। ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं इस वाले फेज में सर एंड मैम, ये क्या कहते हैं, सुनिएगा, बहुत मजा आएगा इसको समझने में आपको, कि भाई इसमें जो होगा वन इज फ्री। क्या बोला इसमें, वन इज फ्री। नाम से पता चल रहा है डिस्पोटिज्म, नाम से ही पता चल रहा है डिस्पोटिज्म। तो इट इज द चाइल्डहुड ऑफ हिस्ट्री। क्या बोला मैंने, इट इज द चाइल्डहुड ऑफ हिस्ट्री, है ना। तो ये क्या होगा, ये एडल्ट होगा, है ना, एंड ये आपके ओल्ड एज है, इज द ओल्ड एज ऑफ हिस्ट्री। तो ये फेजेस हैं। तो इसमें क्या बोला, वन इज फ्री। इसमें जो डेस्पोट होगा, है ना, जो लीडर होगा वही क्या रहेगा, आपका फ्री रहेगा। अब ये किसके लिए बोला गया है, ये बोला गया है कि आपका जो ईस्टर्न चाइनीज पर्शियन इजिप्शियन वाली जो सोसाइटीज है, सिविलाइजेशन है, वहां पर ये था। ठीक है, दूसरा बोलते हैं द वर्ल्ड ऑफ ग्रीक सिटी स्टेट्स। तो एथेंस का नाम सुना है, एथेंस का नाम सुना है, तो बस वही चीजें हैं। तो इसमें क्या बोलते हैं, इसमें बोलते हैं फ्यू आर फ्री, इसमें बोलते हैं फ्यू आर फ्री, है ना। तो ये दिस इज द एडल्ट और अडोलेसेंस जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसमें कुछ लोग फ्री रहते हैं, तो आपके जो डेमोक्रेसी है उसमें ये सब चीजें हैं। ठीक है, ये सब चीजें। और थर्ड आता है इसमें सर मैम, इसके आपके ऑल आर फ्री। समझ गए कितना ब्यूटीफुल तरीके से इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो ऑल आर फ्री आपके ओल्ड एज ऑफ द ये है। तो ये कहते हैं कि जो आज का ब्रिटेन है और ये सब चीजें हैं, उस टाइम की उस सोसाइटी उस सिविलाइजेशन का ये पार्ट है। तो इन ईच ऑफ दिस सिविलाइजेशन और फेजेस, जो स्पिरिट है, जो माइंड है, ये ऑब्जेक्टिफाई करता है अपने आप को एंड एक्सप्रेस करता है इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ सोशल लाइफ, जैसे मोरालिटी, साइंस, बट एंड जो आपका रिलीजन, फिलोसफी है। सो इट इज थ्रू ऑब्जेक्टिफाइंग इटसेल्फ दैट द माइंड अटेन्स अ न्यू लेवल ऑफ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है। खुद ही तो सोचिए यार, अगर आप खुद को लेकर के चलो कि आप इस वाले एरिया में इस टाइम पे होते तो क्या किस तरीके से रहते, है ना, इस टाइम पे रहते तो किस टाइम पे, इस टाइम पे रहते तो किस टाइम से, है ना। तो इस तरीके से तो माइंड ने भी अपने आप को रियलाइज करवाया, है ना, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ कॉन्शियसनेस के बारे में हमें यहाँ पे पता चला थ्रू द डिफरेंट फेजेस ऑफ द हिस्ट्री। समझ में आ गया ना, देख कितना ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन हुआ है ना। एंड कहा कि भाई हर बार जब ये एंड ऑफ ईच सिविलाइजेशन एक ग्रेट फिलोसोफर आएगा, अराइजेस, जो सम सब करेगा पूरी एज को इन हिज थॉट, एंड वो पूरे वर्ल्ड के सामने उसको एक्सप्लेन करेगा टू द नेक्स्ट स्टेज पे जाने के लिए। एग्जांपल एरिस्टोटल आया था, है ना, अपने आप को भी कहते हैं कि भाई जितनी भी हिस्टोरिकल प्रोसेसेस होती हैं हैज रीच इट्स क्लाइमेक्स सॉरी एंड कंक्लूजन इन जर्मनी ऑफ हिज ओन डे। ये अपने आप को बताते हैं कि भाई वो ग्रेट फिलोसोफर में हूं कुल मिलाकर के। ठीक है, तो इस चीज को लेकर के फिर ये कहते हैं द जो पर्शियन स्टेट था वाज द हाईएस्ट स्टेट ऑफ पॉसिबल अचीवमेंट ऑफ माइंड। ये क्या कहते हैं कि ये वाला जो है ना आपका, ये वाला जो है, इसमें सब फ्री है, इसमें आपका फुल लिबरेशन या फिर फुल कॉन्शियसनेस कौन अचीव कर लेगा, माइंड आपका। फुल कॉन्शियसनेस कौन अचीव कर लेगा, माइंड आपका। एंड ये कहता है कि भाई मैं बहुत लकी हूं कि जर्मनी इज द स्टेट कि जहां पर ये हो सकता है, स्पेशली द प्रूशियन पार्ट, द प्रूशियन स्टेट ऑफ जर्मन। ठीक है, ठीक है, इसी को कहते हैं स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। ठीक है, इसी को लेकर के कहते हैं कि भाई स्पिरिट अपनी फुल कॉन्शियसनेस को यहां पर आकर के अचीव कर लेगा। ठीक है, तो किस स्टेट के लिए बात करते हैं, जर्मन स्टेट। तो आपको एक क्वेश्चन आना चाहिए सर मैम, आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, भाई कैसे, भाई ये कैसे हो सकता है कि ये ऐसे हो सकता है कि भाई ये एक्सप्रेस करते हैं कि फुल मेच्योरिटी ऑफ द स्पिरिट। फुल मेच्योरिटी ऑफ द स्पिरिट किस तरीके से, देखिए मैं बताता हूं आपको। पहला तो आपका रिलीजन, एंड रिलीजन क्या करवाएगा, रिलीजन करवाएगा सर मैम आपके प्रोटेस्टेंट, जैसे वो कौन सा स्टेट, बेसिकली प्रोटेस्टेंटिज्म, राइट। तो एक होते हैं प्रोटेस्टेंट, है ना, क्रिश्चियन, एक होते हैं ऑर्थोडॉक्स जैसे इटली वगैरह, है ना। तो वो सब चीजें, उसके अलावा आर्ट, आर्ट क्या करवाएगा आपको, आर्ट करवाएगा आपको रोमांटिसिज्म, एंड ये सारे रोमांटिसिज्म के ही थिंकर्स हैं, है ना, इनके साथ वाले जो भी थे। एंड लास्ट आता है आपका फिलोसफी, एंड फिलोसफी आपको करवाएगा सर मैम जो हीगल्स की फिलोसफी है। समझ गए, तो इस तरीके से सर मैम ये बताते हैं आपको कि फुल मेच्योरिटी ऑफ द स्पिरिट किस तरीके से, रिलीजन इसमें करवाएगा, आर्ट इसमें, फिलोसफी तो हीगल है। तो ये थी बेसिकली इवोल्यूशनरी प्रोसेस। आप पढ़ लो इसको, है ना, आप पढ़ भी लेते हैं। देखिए क्या कहते हैं, ओके, कि इन दिस इवोल्यूशन, सॉरी फॉर दैट, एक सेकंड दो मुझे, या तो इन द इवोल्यूशन इज द फिजिकल एंड और द इनऑर्गेनिक वर्ल्ड एट द इनिशियल स्टेज द एब्सोल्यूट आइडिया और स्पीड अक्वायर द फॉर्म ऑफ ग्रॉस मैटर। पहले मैटर बन जाएगी, फिर जो मैटर है होगा
एनिमल्स प्लांट, दिस स्टेज ऑफ इंप्रूवमेंट ऑन द अर्लियर स्टेज। ठीक है, सेकंड स्टेज जो आएगी वो इंप्रूवमेंट है। फिर जो थर्ड स्टेज आती है इन द इवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन बींग्स, जब ह्यूमन बींग्स आते हैं, ईच स्टेज इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन द प्रीवियस स्टेज। आ गया ना यहाँ पर डायलेक्टिकल मेथड, आ गया ना यहाँ पर एंटीथेसिस, आ गया ना यहाँ पर इस तरीके से। सो द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स मार्क्स द क्वालिटेटिव हायर स्टेज बिकॉज द ह्यूमन बींग्स आर रैशनल एजेंट्स, ये हम पहले देख चुके हैं। कैपेबल, कितना इजी लग रहा होगा आपको पढ़ना, एंड डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन द गुड एंड बैड। समझ गए, हमें ताकत है, सोचने समझने की शक्ति है, तो हर चीज जो रैशनल है वही सच्चाई है। द इवोल्यूशन ऑफ फैमिली सिस्टम इन एडिशन टू द रैशनल एलिमेंट इट इन्वॉल्व्स म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड अकोमोडेशन, राइट। एंड अगर बात करें मार्क्स द इवोल्यूशन ऑफ सिविल सोसाइटी, तो पहले फैमिली सिस्टम, फिर सिविल सोसाइटी, फिर आपका स्टेट। एंड हियर द इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस इज द मेन फीचर एडिशनल टू द म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड अकोमोडेशन, एंड द लास्ट इज आपका सर एंड मैम द स्टेट। ठीक है, तो हीगल की जो फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री है is actually the doctrine of historicism. So it holds that the whole course of history is predetermined course. तो decide पहले से the human intervention or human efforts can be effective only if it falls in the line with the dialectical direction of the world history. मैंने कहा था आपसे like the stoic god history leads to the wise man and drags the fool. ठीक है, तो यानी कि जो wise man है उन्हीं को लेकर के चलेगा, drags को, fools को drag कर देगा। तो हीगल फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री इज द यूज ऑफ एरिस्टोटेलियन टेलियोलॉजी, जिसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कर चुके हैं भैया। तो अकॉर्डिंग टू इट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स द रियलाइजेशन टू इट्स एंड एंड इट्स ट्रू नेचर, राइट। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ह्यूमन एक्टर्स हिस्ट्री इज अ यूनियन ऑफ आयरनी एंड ट्रेजेडी, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द होल इट इज अ साइक्लिक, वापस घूम फिर करके आ ही जाएगा, एंड दिस इज द रियलिटी, दिस इज द थिंग, राइट। तो या okay, so when we look to the Hegel's philosophy of history in its totality, we can say that it is an attempt to synthesize Kant's and Herder's philosophy of history. ये बहुत ब्रिलियंट है, कांट के हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। कांट एडवोकेट करते थे साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री, while Herder जो एम्फेसिस करते थे इन प्लेस ऑफ फीलिंग एंड स्पेकुलेशन, एंड इन दिस सेंस Hegel's philosophy is the speculative reason. तो समझ गए, तो साइंटिफिक भी है। And Hegel for Hegel the world history exhibits the development of the consciousness of freedom on the part of spirit. अब यहाँ पर इनका फ्रीडम का कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन पहले समझ लो ये कि क्या बोलते हैं कि हीगल एक्चुअली अप्लाइज हिज फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री व्हेन ही सेज दैट इन द ओरिएंटल वर्ल्ड, जैसे कि चाइना, देयर वाज अ डिस्पोटिज्म। कर चुके हैं, नहीं कर चुके हैं, बिल्कुल कर चुके हैं। तो कितना इजी लग रहा होगा, जैसे स्लेवरी एंड फ्रीडम वाज कन्फाइंड ओनली टू द मोनार्क, है ना। ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन में देयर वाज स्लेवरी बट सिटीजन एंजॉयड फ्रीडम, है ना। एंड यूरोप पर्टिकुलरली इन जर्मनी की लिबर्टी पे सबकी लिबर्टी होनी चाहिए, इनफाइनाइट वर्थ होनी चाहिए, है ना, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में दस कंसिस्ट ऑफ डिफिनिटिव स्टेजेस, ओरिएंटल, ग्रीक एंड रोमन एंड जर्मनिक। समझ गए, इस तरीके से होता है। तो इन कंक्लूजन जो हीगल की फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री है कंसिस्ट ऑफ दो पार्ट है, जनरल पैटर्न, दूसरा वेरियस स्टेजेस इन दिस जनरल पैटर्न। फाइनली हीगल फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री टॉक्स टू डॉक्ट्रिन ऑफ मूविंग फोर्सेस इन हिस्टोरिकल चेंजेस। ही आर्ग्यूज दैट द रीजंस ग्रेट डिजाइन कैन बी कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन पैशन। मैंने कहा था ना, ह्यूमन का जो इमेनिसिपेशन होता चलेगा इस तरीके से आपका फिर रीजन का भी इमेनिसिपेशन, रीजन भी पता चलेगा। सर्टेन ग्रेट मैन जैसे कि सीजर, अलेक्जेंडर, नेपोलियन आर चूजन इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द डेस्टिनी, है ना, तो इनके हीरो भी हैं। सच मैन आर नेसेसरी इफ द प्लॉट्स ऑफ हिस्ट्री इज टू बी कैरिड आउट, एंड दिस अमाउंट टू सेइंग दैट द आइडियाज आर इंपॉर्टेंट बट देयर मस्ट ऑलवेज बी द विल पावर टू इंप्लीमेंट देम। ठीक है, टू इंप्लीमेंट, ओके, ठीक है। तो ये सिंपल है, समझ में आ गया होगा आपको ना। तो ये बिल्कुल बेसिक चीज है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं पहले, यहाँ पर, है ना, और फिर बाद में हम इसको पढ़ लेते हैं। समझ में आया क्या? अगर आपको मजा आता है ना इस तरीके से पढ़ने में तो बताना जरूरी है ना। ओके, आई विल डेफिनेटली इंप्रूव दैट, अगर आपका कोई सजेशन भी हो, राइट। आगे बढ़े। Okay, so when it comes to the theory of state, which is basically the most important part हमारे सिलेबस का, बट सर मैम इतना सीधा तो थोड़ी ना, इतने सीधे थोड़ी हैं हमारे हीगल साहब। अच्छा, पहले ये पढ़ाने के पहले ना आपको मैं पढ़ाऊंगा था फिलोसफी ऑफ राइट्स, क्यों, इससे ही कनेक्टेड है ये, इससे ही इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, स्टार्ट। ओके ओके, तो समझना बहुत ध्यान से समझना सर मैम। तो इनकी जो फिलोसफी, इनकी जब हम बात करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, या जो इनकी फिलोसफी ऑफ राइट्स है ना सर मैम, इनकी जो फिलोसफी ऑफ राइट्स है वो बेसिकली इनकी बुक भी है ना। तो इन्होंने उनके इसके अंदर बेसिकली इनकी पॉलिटिकल फिलोसफी बताई है। इन्होंने कहा है कि सर मैम जो राइट्स है ना उसके कुछ टाइप्स हैं। तो कौन कौन सा ये क्वेश्चन आ सकता है आपके? तो फर्स्ट है आपका एब्स्ट्रैक्ट राइट, क्या बोला मैंने? फर्स्ट है आपका एब्स्ट्रैक्ट राइट, दूसरा है आपका मोरालिटी,
मोरालिटीज क्या है आपका? मोरालिटीज बेसिकली आपका सब्जेक्टिव राइट। क्या बोला मैंने? सब्जेक्टिव राइट है ये। नेक्स्ट आता है आपका सर मैम एथिकल लाइफ। ठीक है, दिस इज आपका एथिकल लाइफ एंड दिस इज आपका कॉन्क्रीट राइट। वाई कॉन्क्रीट राइट है ये सर मैम, आप समझना बहुत जरूरी है ये। अब जो ये आपका एथिकल लाइफ वाला पार्ट है, इसी में हम समझेंगे इनकी फैमिली, सिविल सोसाइटी और स्टेट का सिस्टम। ठीक है, स्टेट इज द फाइनल स्टेज। क्या बोला मैंने? स्टेट इज द फाइनल स्टेज है। तभी मैंने कहा आपसे कि द फिलोसफी ऑफ राइट समझना बहुत जरूरी है आपको इसको समझने के पहले, राइट। ओके, सो ये जो कॉन्सेप्ट दिख रहा है आपको सर मैम, द एब्स्ट्रैक्ट फ्रीडम वाला, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट राइट वाला, दिस इज आपके नेगेटिव फ्रीडम। व्हाट? द नेगेटिव फ्रीडम। ठीक है, तो इसमें क्या बोलता है कि जो एजेंट है हु मेक अप दिस सोशल वर्ल्ड एज बेसिकली देमसेल्फ एज अ पर्सन, वो अपने आप को एज अ पर्सन के तौर पर देखते हैं एंड इट इज अ मिनिमम कॉन्सेप्शन। अच्छा, जो इंडिविजुअल फ्रीडम की या फिर इंडिविजुअल राइट्स की हम बात करते हैं ना, तो वो इस वाले कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। क्या बोला मैंने? इंडिविजुअल राइट्स एंड इंडिविजुअल या ये सब चीजें। तो पीपल थिंक देमसेल्फ एज एन इंडिपेंडेंट एजेंट। इसके अंदर क्या होता है कि सर मैम ये अपने आप को ना कोई सिविल सोसाइटी या स्टेट का पार्ट नहीं मानते हैं, किसी समाज का पार्ट नहीं मानते हैं, ये इनका कहना है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट राइट। पता है क्या कहा था? देखो 15th एंड 16th सेंचुरी, पता है क्या कहा गया था इसके बारे में? आपको पता है इंडिविजुअलिज्म की धारा उस टाइम पे काफी बढ़ गई थी। तो ये कहा कि भाई जो इंडिविजुअल राइट है ना, वो हमारा नेचुरल राइट है। किसी पर्सन को एज ए ह्यूमन होने के कारण हमको जो ह्यूमन राइट मिलते हैं, वैसे ये भी हमारा इंडिविजुअल राइट है। तो इंडिविजुअल राइट किस तरीके से डिफरेंट होते हैं दूसरे राइट से, कि भाई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है फिर किसी भी चीज को लेकर के, हमें हमारे राइट्स पता है, हमें हमारी राइट्स पता है, हमें उसको सजो कर रखना है एंड हम उसी को फॉलो करेंगे सर मैम, हमें नहीं पता किसी से। तो दिस इज आपके नेगेटिव कॉन्सेप्शन। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट इज सर मैम मोरालिटी। दिस इज द सब्जेक्टिव वाला पार्ट। तो बेसिकली इसमें क्या होता है? इंडिविजुअल सी देमसेल्फ एज व्हाट? सब्जेक्ट्स। यस, किसके सब्जेक्ट्स? जैसे आप और हम भी सब्जेक्ट्स हैं। क्यों? क्योंकि एक स्टेट होती है, एक बॉडी होती है, एक सिविल सोसाइटी होती है, सोसाइटी के पार्ट है हम, तो सब्जेक्ट्स इनको कहा जाता है। तो मोरालिटी इन द सेंस इज कंसर्न नॉट ओनली विद एनी असर्शन और एनी राइट टू एक्ट फ्रीली विद इन। अब अगर जब हम बात करें तो एक प्रॉपर स्क्वेयर होता है, बट ऑल्सो विद इन दी वर्थ दैट, कि भाई उसके जो एक्शन होते हैं वो बहुत ही मेजर्ड होते हैं बाय द गुडनेस एंड बैडनेस ऑफ माई विल, बाय ओन विल। यानी कि आपकी जो आपके जो एक्शंस होंगे ना, वो डिसाइड होंगे ऑन द बेसिस ऑफ कि भाई वो समाज के लिए बुरा है या समाज के लिए अच्छा है। ओके, तो एक प्रॉपर स्फेयर के अंदर रह करके आपको यहाँ पर काम करना पड़ेगा। एथिकल लाइफ की जब हम बात करते हैं तो हियर द एजेंट्स आर नॉट मेयरली एज पर्सन और सब्जेक्ट्स बट ऑल्सो द मेंबर्स। क्या बोला मैंने? यहाँ पर वो मेंबर्स होते हैं किसी पर्टिकुलर सोशल इंस्टीट्यूशन के। ठीक है, अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले। अब आ जाते हैं नोट्स के ऊपर यार। सी, अब हम देखेंगे यहाँ पर जो फाइनल था आपका, जिसमें फैमिली हम पढ़ेंगे, सिविल सोसाइटी पढ़ेंगे एंड फाइनली स्टेट पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको आगे बढ़े। ठीक है, समझ में आ गया ना? इस तरीके से हम यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। बात करें तो जैसे प्लाटो, सॉरी पता है, एक सेकेंड दो मुझे। तो जैसे आपको पता है प्लाटो, हीगल ने भी क्या करा, इज अ ग्रेट सिस्टम बिल्डर। तो इनकी जो थ्योरी ऑफ स्टेट है इज रूटेड कि व्हाट इज रैशनल, व्हाट इज रैशनल इज रियल एंड व्हाट इज रियल इज रैशनल। एंड ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको। सो इट मींस दैट कि वट एवर एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड इज अकॉर्डिंग टू द रीजन, राइट, एंड वट एवर इज अकॉर्डिंग टू द रीजन एग्जिस्ट। तो रीजन की ही मोह माया है सब कुछ। ठीक है, ये ऐसा कहते हैं। एंड जो हीगल की थ्योरी ऑफ स्टेट है इज बेस्ड ऑन द बेसिक प्रमाइस अबाउट द ग्रेजुअल अनफोल्डिंग ऑफ रीजन और स्पिरिट और एब्सोल्यूट आइडिया, जो कि आपका गायस, ठीक है, थ्रू अ डायलेक्टिकल प्रोसेस, जो कि रीजन गेट्स इट्स परफेक्ट रियलाइजेशन इन द स्टेट। यानी कि एक पता क्या बोल रहे हैं कि भाई अभी तक हमने रीजन देखा था इंडिविजुअल लेवल पे, ठीक है, फिर हम सोशल सिविल सोसाइटी लेवल पे कर लिया, लेकिन वो फुल रियलाइजेशन नहीं हुआ, वो फुल कॉन्शियसनेस की पार्टी नहीं है। लेकिन जब वो स्टेट के पास आते हैं तब वो परफेक्ट रियलाइजेशन करते हैं, फुल रियलाइजेशन करते हैं। समझ गए? तो स्टेट के अंदर ही रह करके करेंगे। तो स्टेट इज एन इंस्टीट्यूशन, इंस्ट्रूमेंटल रोल है इसका, है ना, कि जो गॉड है या फिर जो आपका स्पिरिट है, रीजन है, वो यहां पर आकर के 100% रियलाइज। देखिए बहुत बार बता चुका हूं, बार बार रिपीट नहीं करूंगा। स्टेट इज अ रीजन पर्सोनिफाइड। क्या बोला मैंने? स्टेट इज अ रीजन पर्सनिफाइड। तो स्टेट इज रैशनल, स्टेट इज रियल, देयरफॉर व्हाट इज रैशनल इज रियल। तो दिस इज अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट एंड हियर रियल डज नॉट ओनली मीन दैट विच इज इंपेरिकल बट विच इज अ फंडामेंटल। ठीक है ना, जो दिख रहा वही नहीं लेकिन फंडामेंटल भी यही है। इनफैक्ट जो हीगल है डिस्टिंग्विश बिटवीन द रियल एंड विच मियरली एग्जिस्ट, दैट विच मियरली एग्जिस्ट ओनली द मोमेंटरीली, या फिर हम बात करें मियर सरफेस मैनिफेस्टेशन ऑफ अंडरलाइंग फोर्सेस विच अलोन आर रियल। ओके,
अब ये तो छोड़ो, समझा चुका हूं मैं ये, है ना। दस हीगल सॉट टू ब्रिज द गैप बिटवीन द रैशनल एंड द रियल। ठीक है, कि जो रैशनल है एंड जो रियल है उसके बीच का गैप को ब्रिज करने की कोशिश करी। द रियल इज नथिंग बट द ऑब्जेक्टिव मैनिफेस्टेशन ऑफ स्पिरिट। ये बहुत सारी बातें हैं, वही घुमा फिरा के एक ही बात बोल रहे हैं, सिंपल। अब स्टेट फॉर ईगल की अगर हम बात करें, इज द हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ द रीजन बिकॉज इट इमर्जेस इन द सिंथेसिस ऑफ फैमिली and civil society. This is a thesis, this is antithesis, and this is synthesis. Okay, आ गया ना समझ में, ऐसे आता भैया। तो फैमिली क्या है? फैमिली फुलफिल्स द मेन बायोलॉजिकल नीड्स, फूड, सेक्स, लव, है ना। एंड इट इज द फर्स्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ द स्पिरिट। अब आपको पता है ये हमने थॉमस होब्स पढ़ा था, राइट? थॉमस हॉब्स पढ़ा था क्या? तो ये फैमिली पे जो ह्यूमन का नेचर होता है ना, ये थॉमस होब्स से कहीं ना कहीं रिलेटेड करता है, राइट? सो द फर्स्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ द स्पिरिट। बट जब हम बात करते हैं हीगल की, तो ये आगे भी तो बढ़ते हैं ना, बट इट कैन नॉट फुलफिल दी हायर और मोर कॉम्प्लेक्स नीड्स, जो कि सिविल सोसाइटी की हमको फुलफिल करके देती है। तो फैमिली से आगे बढ़े हमने, तो फैमिली इज द बेसिक टीचर, है ना, जहां पर आपको लव और सिविल सोसाइटी नेसेसरी पड़ती है, लेकिन क्योंकि हमको सेल्फ इंटरेस्ट की बात जब हम करते हैं, सेटिस्फेक्शन ऑफ डाइवर्स ह्यूमन नीड्स, पर्टिकुलरली द इकोनॉमिक नीड्स, जो कि फैमिली फुलफिल नहीं कर सकती, ये हमने एरिस्टोटल के टाइम पे भी देखा था, है ना। तो यस, फिर सिविल सोसाइटी की बात करते हैं, तो कुल मिला के ये कहता है कि इंडिविजुअल जो है, जो फैमिली है, वो आपका स्टेट का ही पार्ट है ना। इन द लेटर फेज वो स्टेट का ही पार्ट जाकर के आके बनेगा। सिविल सोसाइटी सेम सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, है ना, इंडिविजुअल के मटेरियल नीड्स को फुलफिल करने की बात करते हैं, तो ये सब पढ़ लेना, सिंपल है। द सिविल सोसाइटी लुक्स आफ्टर द मटेरियल नीड्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स एंड देयरफॉर हीगल सीज इट एज अ स्टेट इन इट्स एम्ब्रायोनिक फॉर्म। द स्टेट लुक्स आफ्टर द यूनिवर्सल इंटरेस्ट ऑफ द होल कम्युनिटी एंड इट रिक्वायर्स एन ऑर्गेनिक कैरेक्टर। समझ गए आप? तो इसलिए ये कहते हैं कि भाई जो फैमिली का पार्ट बनेगा ना, वो ऑर्गेनिकली ही आपका स्टेट का पार्ट बन जाएगा। समझ गए? तो इट्स एन ऑर्गेनिक थ्योरी। ओके, तो स्टेट हैज अ डिवाइन ओरिजिन, ये इसकी बात करते हैं, बिकॉज द स्टेट इज डिवाइनली ऑर्डर्ड ग्रोथ ऑफ दिस एब्सोल्यूट आइडिया एंड रीजन। कि अगर रीजन ने मटेरियल फॉर्म लिया है धरती पे आने के लिए, ये क्या कहते हैं, धरती पे आया रीजन आपने, ठीक है, अपने आप में रियलाइजेशन नहीं कर सकता, तो ह्यूमन फॉर्म का पार्ट बनना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इंसान समझदार है, इंसान में रीजन होता है ना। तो बस वही चीज है। तो अगर वो लेकर के आया तो इट्स डिवाइन फॉर्म, क्योंकि इसमें रीजन का नाम है, गाइस का नाम है, एब्सोल्यूट आइडिया का नाम है ना, इसलिए ये गॉड ही है बस, और कुछ नहीं है, उसका अलग अलग नाम है। So there can be no spiritual evolution beyond the states, as there can be no physical evolution beyond man। यानी कि इंसान, अब आदमी जो है वो आदमी रहेगा, आदमी से कुछ और नहीं बन जाएगा, राइट? तो स्टेट भी स्टेट ही रहेगा, स्टेट से कुछ और नहीं बन जाएगा, ये से कहते हैं। तो इट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। समझ में आ गई? ये होती है चीज है। हीगल इज स्टेटिस्ट, सिंपल है, स्टेटिक स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने। बिकॉज स्टेटिस्ट का मतलब होता है कि समझ में, जो स्टेट है ना, वो इनकी फिलोसफी में इज नॉट मीन्स टू एन एंड बट एन एंड इट इटसेल्फ, राइट? तो ये अपने आप में अंत है। तो स्टेट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर द इंडिविजुअल बट द इंडिविजुअल एग्जिस्ट फॉर द स्टेट। समझ गए? तो इंस्ट्रूमेंटल रोल नहीं है स्टेट का, स्टेट स्टेट है भाई। तो जो होल है, स्टेट इज ग्रेटर देन द पार्ट्स, जो कि इंडिविजुअल्स है, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स इट। सो ये जो इंडिविजुअल्स है, इंपॉर्टेंस इज ड्यू ओनली ड्यू टू द फैक्ट दैट दे आर द मेंबर्स ऑफ द स्टेट। आपकी औकात, आपकी हैसियत इतनी है अकॉर्डिंग टू द ईगल, या पार्ट हो किसके, वे लार्जर सेल्फ के, स्टेट के। दस ईगल मेक्स द इंडिविजुअल टोटली सबऑर्डिनेट टू द स्टेट। ये क्वेश्चन आते हैं, ये है क्वेश्चन, समझ गए? एंड ये वाला तो आया भी था, राइट? ओके, सो ओनली द स्टेट नोन knows what is individual interest. State is then in that sense is the infallible. It is also infallible because it is a divine। टूट नहीं सकता, खो नहीं सकता, है ना, चकनाचूर नहीं हो सकता। तो हीगल ने क्या कहा लास्ट में, द all the worth which lies basically, okay, human being I possess all spiritual reality he possesses only through the state। जितने भी ताकत है स्टेट के थ्रू जारी। What is spiritual reality consist in this, that lies on essence, reason is objectively present to him, that is possesses high objective immediate existence for him। The state is the divine idea as it exists on earth। ठीक है, नहीं भी पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना याद रख लेना, ये वाला स्टेटमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द मोर इट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, राइट? अब इसका कुछ सच अगर हम बात करें तो टोटलिटेरियन फीचर्स हैं कुछ इसके हीगल की स्टेट को लेकर के, और यहीं से क्वेश्चन आते हैं, है ना। जो कार्ल पॉपर साहब हैं, हमने पहले भी बात करी है क्या इनकी, अब बिल्कुल करी है ना। कार्ल पॉपर ने तो सबको ही बेसिकली झंझोड़ दिया ना। तो ये कहते हैं कि इनका वर्क है ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। तो प्लाटो को भी इसका दुश्मन बताया इन्होंने, तो है ना, ईगल को भी। तो पासेस द फॉलोइंग रिमार्क, नियरली ऑल द इंपॉर्टेंट आइडियाज ऑफ मॉडर्न टोटलिटेरियन आर डायरेक्टली इनहेरिटेड फ्रॉम हीगल। समझ गए? ये कहते हैं कि जितने भी टोटलिटेरियन आइडिया आ रहा है ना, वो हीगल है, हीगल से आ रहे हैं, इन्होंने बनाया ये सब चीजें,
तो कहते हैं द मॉडर्न टोटलिटेरियन जो डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेट सेज दैट द स्टेट एज सच इज नॉट द हाईएस्ट एंड इट व्यूज एट द स्टेट फ्रॉम द डिफरेंट परस्पेक्टिव। ठीक है, दिस इज द ब्लड रेस एंड द पीपल, द हायर रेसेस और द पीपल्स possesses पावर एंड subjugate द रेस्ट ऑफ द स्टेट। तो हीगल की जो स्पिरिट है कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द ब्लड, कार्ल पॉपर सो हिम एज द प्रीकर्सर ऑफ द 20th सेंचुरी फासिज्म। रिमेंबर, जैसे हम बात करते हैं रशिया की, है ना, तो वहां पे मुसोलिनी था, आप यहाँ पे नाजिज्म की बात कर लो। ठीक है, तो ये कार्ल पॉपर कहते हैं कि वह इन्हीं की वजह से आ रहा ही है। समझ गया, किन की वजह से? इन महाशय की वजह से। तो हीगल का जो स्टेट है वो टोटलिटेरियन है, ऐसा माना जाता है अकॉर्डिंग टू द कार्ल पॉपर। तो ये कहता है कि इट माइट मस्ट प्रीमिएट और कंट्रोल द होल लाइफ ऑफ द पीपल। देखिए सिंपल है यार, कहते हैं ना कि इंडिविजुअल के कोई राइट्स नहीं है, इंडिविजुअल के कोई राइट्स नहीं है व्हेन इट कम्स टू द स्टेट के कंपैरिजन में। ठीक है, स्टेट के अथॉरिटी के आगे कुछ भी नहीं है इंडिविजुअल। द स्टेट इज द स्टेट इज द बेसिस एंड सेंटर ऑफ ऑल द कॉन्क्रीट एलिमेंट्स इन द लाइफ ऑफ अ पीपल, चाहे आर्ट हो, लॉ हो, मोरल्स हो, रिलीजन हो, साइंस हो। द सब्सटेंसेस दैट exist in the concrete reality which is the state in the spirit of the people itself. Hegel further कहते हैं कि the nations are what their deeds are. A nation is moral, virtuous, vigorous as long as it engaged in the realizing its granted objects. जब तक लोग संभल के रहेंगे, मानेंगे बात, जब तक ठीक है, नहीं तो फिर देख लो यार, है ना। तो ये कहते हैं, तो समझ जाओ भाई, इनकी आंखें ये देख लीजिए भैया। ठीक है, so it's a bad ass, क्या बोलते हैं, बैड एस है भैया ये। ओके, ठीक है, बात करते हैं आगे। तो क्या खत्म हो गया क्या आपका ना? ऐसा कैसे खत्म हो गया भैया, ऐसे कैसे खत्म हो गया? ठीक है, अब पढ़ेंगे हम यहाँ पर बेसिकली द लास्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक, द लास्ट पार्ट, एब्सोल्युटली लास्ट है भाई, इसके बाद छोड़ दूंगा आपको। ठीक है, तो बेसिकली क्या कहते हैं, ये जो स्टेट है ना, ये जो स्टेट आपने बनाया है सर एंड मैम, इसके अंदर जो लोग है वो वॉलेंटरली और विलिंगली अपना योगदान देंगे, सिटीजन है ना वो। तो ये कहते हैं कि दोनों, चाहे वो आपके सब्जेक्टिव, जस्ट सेकेंड, चाहे वो आपके सब्जेक्टिव फ्रीडम हो या वो आपके ऑब्जेक्टिव फ्रीडम हो। हमने बात की थी क्या, इसलिए मैंने पहले आपको ये सब पढ़ा दिया। तो ये ऑब्जेक्टिव फ्रीडम हो, वो दोनों एंजॉय करेंगे इसके अंदर। कौन? आपके सिटीजन, आप लोग, है ना, पीपल है। तो स्टेट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एथिकल लाइफ। क्या बोलते हैं? स्टेट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एथिकल लाइफ, सर एंड मैम। एंड और क्या बोलते हैं? ये कहते हैं कि इनसाइड द स्टेट वन कैन एंजॉय रैशनल एंड कॉन्क्रीट फ्रीडम। ठीक है, यहां पर असली फ्रीडम है भाई, असली फ्रीडम किसके अंदर है? स्टेट के अंदर, अकॉर्डिंग टू मिस्टर हमारे हीगल। इनसाइड स्टेट द स्पिरिट एक्सपीरियंस कंप्लीट सेल्फ कॉन्शियसनेस। मैंने क्या कहा? सेल्फ कॉन्शियसनेस के ही पीछे पड़े हुए हैं ये फ्रॉम द बिगिनिंग। इसी को भाई ये कहते हैं कि भाई हमारे पास माइंड है, हमारे पास स्पिरिट है, तो इसको सेल्फ कॉन्शियसनेस के पढ़ाना है भैया। तो किसके अंदर आएगा? फैमिली, ना ना, नहीं पहुंचा, है ना। सिविल सोसाइटी नहीं, उसके अंदर में नहीं पहुंच पाया, लेकिन स्टेट के अंदर तो पहुंच गया ना। अब कैसे पहुंच गया ये बताने के लिए हमारे ईगल साहब है खुद आपके। तो अब आपको क्या लगता है, इन्होंने स्टेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया होगा क्या? बिल्कुल दिए हैं यार, बिल्कुल दिए हैं सर मैम। अच्छा बता दूं क्या आपको? बता देते हैं। देखिए, ये कहते हैं कि भाई तीन तरीके के स्टेट्स होते हैं, तीन कंपोनेंट है, सॉरी। ठीक है, ओके, देखते हैं। तीन कंपोनेंट्स है। पहला है आपका, तीन टाइप्स है बेसिकली। ए मोनार्की, क्या बोला? एक तो होते हैं मोनार्की, इसका मतलब आपको पता है। एक होगा सर आपके ब्यूरोक्रेसी, ये कंपोनेंट्स है, सॉरी, है ना, ये कंपोनेंट्स है आपके। एंड थर्ड होगा सर आपके लेजिस्लेचर। क्या बोला मैंने? लेजिस्लेचर। एंड सर एंड मैम ये किसके पार्ट है? आपके कंपोनेंट है आपके कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। समझ गए? तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इज अकॉर्डिंग टू द हीगल इज द बेस्ट स्टेट। ठीक है, तो दिस इज द बेस्ट स्टेट, और बेस्ट स्टेट की फॉर्म है ये अकॉर्डिंग टू द हीगल। फिर से बता दो, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के सपोर्टर रहेंगे। एंड तीन पार्ट बताए इन्होंने इनके। तो कौन कौन से पार्ट है इसके? तो सर एंड मैम सबसे पहला है मोनार्की, जो कि हेरिडेटरी और सेरेमनियल हेड रहेगा, जो कि किंग होता है आपके। ब्यूरोक्रेसी, इसको इन्होंने बोला है यूनिवर्सल क्लास, इसको इन्होंने बोला है यूनिवर्सल क्लास। इसको मैं और डिटेल में बता सकता हूं, लेकिन मुझे लगता नहीं इसकी जरूरत है ना। एंड ब्यूरोक्रेसी इज द बेसिस ऑफ मेरिट एंड नॉट बेसिस ऑन द बर्थ। ठीक है, तो ये किस पे बेस्ड रहेगा? आपके मेरिट पे। यहां पे ऐसा नहीं है, मोनार्की ऐसा नहीं है, ये तो हेरिडेटरी है। लेजिस्लेचर में दो हाउसेज होंगे। ठीक है, पहला होगा अपर हाउस एंड एक होगा आपका लोअर हाउस, जैसा कि होता भी है। तो अपर हाउस में हेरिडेटरी जो लोग रहते हैं, है ना, जो कि किंग के सपोर्टर है, ये सब चीजें, वो रहेगा। लोअर हाउस में ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड रहेंगे आपके। इसमें जो सिटीजन सिलेक्ट नहीं करेंगे, याद रखना, ही वॉज नॉट अ डेमोक्रेटिक पर्सन। ठीक है, डेमोक्रेसी के खिलाफ, मतलब डेमोक्रेसी के सपोर्टर नहीं थे ये। समझ के फिर से बता दूं मैं, डेमोक्रेसी के सपोर्टर नहीं थे ये। लोअर हाउस के जो मेंबर्स रहेंगे वो दो तरीके से इलेक्ट होंगे। एक तो
सर मैम हम बात करते हैं जो मेंबर्स हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं कॉर्पोरेशंस, आपकी इंडस्ट्रीज है ना, एसोसिएशंस, ये लोग सिलेक्ट करेंगे इनके रिप्रेजेंटेटिव। समझ गए? तो सोसाइटी किसके अंदर डिवाइडेड है? आपके एसोसिएशंस में, है ना। उसके अलावा आपके जब हम बात करते हैं कॉर्पोरेशंस में, तो इनके जो रिप्रेजेंटेटिव है वो लोअर हाउस में जाएंगे, अपर हाउस में मैंने आपको बता दिया, राइट। तो आप एक चीज तो क्लियर होगी होगी ना, तो ये डेमोक्रेटिक थे। डेमोक्रेटिक तो बिल्कुल भी नहीं थे। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में मानते थे ये कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, कानून होना चाहिए, ठीक है, जो कि एक डिवाइन स्टेट बनाएगा। उसके अंदर कुछ कंपोनेंट होंगे। कौन कौन से कंपोनेंट है मैंने बता दिया आपको। मोनार्की होगा, मोनार्क होगा एक तो, उसके बाद ब्यूरोक्रेसी होगी, लेजिस्लेचर होगी। तो ये सब स्टेट को रन करने में काम कर। सो सर एंड मैम, विद दिस आई रेस्ट माय केस, एंड यहां पर हम कंप्लीट कर चुके हैं जॉर्ज विलहेल्म फ्रेडरिक हीगल सर एंड मैम। सो दिस इज ऑल अबाउट आपके द वर्ल्ड पॉलिटिकल थिंकर्स की। जब हम बात करते हैं वर्ल्ड पॉलिटिकल, सॉरी द वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, इनकी सीरीज में एक छोटा सा योगदान हमारी तरफ से। अगर आपने नहीं देखी पूरी सीरीज तो जाकर के देख लेना, ठीक है। एंड पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो पार्ट फर्स्ट बिल्कुल पहले आपको जाकर के देखना है, फिर ये आपको पार्ट सेकंड समझ में आएगा, ठीक है। इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, आई प्रॉमिस यू दैट। ओके, नोट्स आपको मिल जाएंगे। कहां पर मिलेंगे? टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं अगले लेसन में। जब तक ले स्टे ट्यून्ड एंड बनाइए।